अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। सुने, वो कार लॉक कर रहा था जब एक आवाज़ ने अचानक उसको मुतवज्जो किया। उसने मुड़कर पीछे देखा। सफ़ेद चादर में मलबूस एक हवास बाख्ता सी लड़की खड़ी थी। मुझे एक फार्म ला दे, उसने मुड़ते हुए इल्तिजाइया अंदाज में कहा था। कोई शनासा चेहरा होता तो अव्वल तो वो कभी भी उससे मदद मांगने की हमाकत ना करता, और अगर करता भी तो बड़ी रुखाई से अपनी मदद आपकी तलकीन करता। वो मिजाजन ऐसा ही बेमरवत और बेलिहाज वाक़ हुआ था। एक तीखी सी नज़र उसने लड़की पर डाली थी। आपके साथ कोई नहीं है? बड़े बेतासुर अंदाज में उसने पूछा था। नहीं, मैं अकेली आई हूँ, वो हाथ में पकड़े रुमाल से माथे पर आया पसीना खुश्क करके बोली थी। एडमिशन फॉर्म चाहिए आपको? हाँ, वही चाहिए। वो चंद लम्हे उसके चेहरे को देखते हुए कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। फिर बादल नाख्वास्ता कदम बढ़ा दिए। आए मेरे साथ। उस लड़की ने फ़ौरन पैरवी की, मगर उसके पीछे पीछे चलने के बजाय वो उसके साथ साथ चलने की कोशिश करने लगी। मगर चंद मिनटों के तक उसकी कोशिश में मसरूफ़ रहने के बाद भी जब वो उसके तेज़ कदमों का मुकाबला न कर पाई तो वो एकदम रुक गई। प्लीज़ ठहर जाए ना, आप तो बहुत तेज़ चल रहे हैं। उसकी आवाज़ पर उसके कदम बेअख्तियार रुक गए थे। बड़ी हैरानी से उसने अपने मुखातिब को देखा। जवाब उसके पास आ गया था। नागवारी की एक लहर उसके अंदर उठी थी, मगर उसके कदमों की रफ्तार अब आहिस्ता हो गई थी। वो लड़की अब बग़ैर किसी मुश्किल के उसके बराबर चल रही थी। ये फॉर्म कितने का आता है? ये पूछे जाने वाला पहला सवाल था। पता नहीं, उसने बग़ैर देखे जवाब दिया था। ये फॉर्म मिलता कहाँ से है? एक और सवाल पूछा गया था। जवाब अब भी बहुत बेनियाजी से दिया गया था। ऑफिस से। तीसरा सवाल भी फराटे से किया गया था। ऑफिस कहाँ है? हम वहीं जा रहे हैं। उसने अब फिर उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया था। फिर सवालों की एक बौछार शुरू हो गई थी। ऑफिस क्या ज़्यादा दूर है? पता नहीं, मैंने फासला कभी नापा नहीं है। कहीं और से फॉर्म नहीं मिलता? मिलता होगा तो वहाँ से क्यों ना ले लें? अगर आपको ऐसी जगह का इल्म है तो आप ज़रूर ले लें। इस बार उसके लहजे में खफगी नुमायाँ थी, मगर सवाल पूछने वाली ज़रा मुतासिर नहीं हुई। सवालों का ये सिलसिला फिर वहीं से जोड़ दिया गया। ऑफिस से फॉर्म मिल जाएगा ना? अगर होगा तो ज़रूर मिल जाएगा, और अगर ना मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर फॉर्म ना मिला तो मैं एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करूँगी? अब लहजे में तशवीश शामिल हो चुकी थी। मुझे नहीं पता। मैं अब उसके सवालों से आजिज़ आ चुका था। जिन लोगों को फॉर्म नहीं मिलते वो क्या करते हैं? सब्र। इस मुख्तसर जवाब ने कुछ लम्हों के लिए खामोशी तारी कर दी। आप यहाँ पढ़ते हैं? कुछ देर बाद सवालात दोबारा शुरू हो गए थे। हाँ। अगला सवाल हमाकत से भरपूर था। आपको एडमिशन मिल गया था? अगर मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि मुझे एडमिशन मिल गया था। नहीं, मेरा मतलब है आपको एडमिशन फॉर्म के ज़रिए से ही एडमिशन मिला था। हाँ। अगला सवाल फिर अहमकाना था। आपको एडमिशन फॉर्म मिल गया था? उसने सब्र ज़ब्त के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। हाँ। कहाँ से मिला था? ऑफिस से, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से। जी, वहीं से। मुझे भी मिल जाएगा ना? इस बार सवाल इल्तिजाइया था। दुआ करें, उसने कहा था। बहुत अचानक उसे एहसास हो गया था कि वो लड़की अहमक नहीं, नर्वस है, और जो पूछना चाह रही है वो ठीक से पूछ नहीं पा रही। अब वो शायद दुआ में मसरूफ़ हो चुकी थी, इसलिए बाकी का रास्ता वो खामोशी रही। वो ऑफिस है और वो विंडो। इस लाइन में खड़ी हो जाएं जिनमें पहले कुछ लड़कियां खड़ी हैं, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। ऑफिस नज़र आते ही इस लड़की को हाथ से इशारा करके समझाया, मगर वो एकदम बिदक गई। मैं कैसे ले सकती हूँ? इतने लोग हैं वहाँ, आप ला कर दें। वो उसकी फरमाइश नुमा मुतालबे पर हैरान रह गया। एक नज़र उसने अपनी रिस्ट वॉच पर दौड़ाई। क्लास शुरू होने में अभी वक्त था। ठीक है, आप यहाँ रुकें, मैं फॉर्म लेकर आता हूँ। वो उसे वहीं रहने का कहकर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। अब वो जल्द अज जल्द इस मुफ्त की खिदमत से निजात हासिल करना चाहता था। खिड़की पर लगी हुई लंबी कितारों में लगने के बजाय वो ऑफिस के अंदर गया था। अपने शनासा क्लर्क से फॉर्म लेकर फ़ौरन बाहर आ गया। वो उसके हाथ में पकड़ा फॉर्म देखकर बेतहाशा खुश हो गई। ये ले फॉर्म। उसने वो फॉर्म बहुत अकीदत से पकड़ा था। ये फॉर्म कितने का है? कहते हुए उसने अपना पर्स खोला। नेवर माइंड, ये कहकर वो आगे बढ़ गई। वो उसके पीछे आई थी। प्लीज़ बताएं ना, कितने का आया है? ये फॉर्म फ्री मिलता है। उसने झूठ बोला था। वो चंद रुपए उससे नहीं लेना चाहता था। उसने हैरानी से उसे देखा। वो फॉर्म को फाइल में रखने लगी। उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया। वो लड़की फिर से उसके पीछे आई थी। इस बार वो झुंझला कर रुका था। बस, अब मैं जा रही हूँ। पहली दफ़ा वो उसके तेवरों से गड़बड़ा गई थी। ये फॉर्म फिल करके ऑफिस में जमा करवाएं। इसे इसकी हमाकत पर अब अफसोस होने लगा था।
अभी जमा करवा दूँ? वो बेतहाशा हैरान हुई थी। जी, अभी जमा करवाएं, कल आखिरी तारीख है, रश बहुत हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स हैं ना आपके पास? उसने पहली बार बहुत तहम्मुल से पूछा और उसे ये पूछना महंगा पड़ गया। उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल से कुछ पेपर निकाल कर उसे थमा दिए। हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो हैं मेरे पास, लेकिन मैं इनका क्या करूँ? उसने हक्का बक्का होकर उससे पूछा। इस दफ़ा फॉर्म भी उसे थमा दिया गया था। आप इसे फिल कर दें। मैंने कभी फॉर्म फिल नहीं किया, बाबा करते हैं हमेशा। मुझसे अब बहुत गलतियाँ होती हैं। पहली बार उसने अपने बनाए हुए असूल तोड़ते हुए किसी की मदद करने की कोशिश की थी और पहली दफ़ा ही ये मदद उसके गले में कांटे की तरह फंस गई थी। वो लड़की बड़ी कामचोर लग रही थी। इस वक्त होंठ भींच कर वो डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म लेकर बरामदे में बैठ गया और खामोशी से फॉर्म फिल करने लगा। ये पहली दफ़ा था कि वो किसी का फॉर्म फिल कर रहा था, और वो भी एक लड़की का। बारी बारी डॉक्यूमेंट से क्वाइफ उतारते हुए वो एक एक डॉक्यूमेंट उसकी तरफ बढ़ाता गया। बहुत मुख्तसर वक्त में उसने फॉर्म फिल किया था। फिर फॉर्म उसे देने के बजाय वो खुद ही ऑफिस की तरफ चला गया। जो काम उसे बाद में भी खुद ही करना था, वो पहले खुद ही क्यों ना कर देता। ऑफिस से बाहर आते ही उसने इस लड़की को मुंतज़िर पाया था। अब आप जाएं, 20 को आकर लिस्ट में अपना नाम देख लीजिएगा। इस बार वो रुका नहीं, बेहद तेज़ कदमों से चलता हुआ अपने डिपार्टमेंट की तरफ आ गया। इस वाक़ये को गुजरे अभी एक हफ़्ता ही हुआ था जब उस रोज़ वो मोहित के साथ किसी काम से ऑफ़िस की तरफ गया था। वो ऑफ़िस से अभी काफ़ी दूर था जब उसने उसी लड़की को ऑफ़िस से कुछ फ़ासले पर एक सतून के पास खड़े देखा था। एक ही नज़र में वो उसको पहचान गया था और इस पहचान के साथ ही उसे उस दिन की रौदात याद आ गई थी। वक्तन फ़वक्तन वो इस लड़की पर नज़र दौड़ाते अपने दोस्त के साथ बातें करता ऑफ़िस की तरफ चला गया। ऑफिस के इर्द गिर्द काफ़ी रश था। एडमिशन पाने वाले फीस जमा करवाने के लिए कतारों में खड़े थे। उसी वक्त उस लड़की की नज़र उस पर पड़ी थी और वो उसी वक्त उसकी तरफ आई थी। उसने उसे अपनी तरफ आते देख लिया था। ओह, नॉट अगेन, वो बेअख्तियार बड़बड़ाया था। ये ले मेरी फ़ीस जमा करवा दें। कमाल बेतकल्लुफ़ी से उसने पास आते ही उसकी तरफ फॉर्म और पैसे बढ़ा दिए थे। मोहित और उसके दरमियान बड़ी संजीदगी से नज़रों का तबादला हुआ, इससे पहले कि मोहित इनकार करता। उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा था जब उसने कुमैल को बड़ी खामोशी से उस लड़की से रुपए पकड़ते देखा। वो खामोशी के साथ कुमैल के साथ आगे बढ़ा आया। तुम इस लड़की को जानते हो? चंद कदम चलने के बाद मोहित ने उससे पूछा था। नो। जवाब काफ़ी मुख्तसर था। मोहतरमा काफ़ी अहमक है, मोहित ने तबसरा किया था। इसमें क्या शुबा है? उसने लापरवाही से कहा। बग़ैर वाकफियत के हमें फ़ीस जमा करवाने का फरीज़ा सौंप दिया। अगर हम इसके पैसों के साथ फ़रार हो जाएं या फ़ीस जमा ही ना करवाएं तो? मोहित ने एक लम्हे के लिए मुड़कर गहरी नज़रों से लड़की को देखते हुए कहा। कुमैल इस बार खामोश रहा। ऑफिस से फ़ीस जमा करवाने के बाद जब वो वापस जगह पर आए जहाँ लड़की ने इन्हें रुपए थमाए थे, वो लड़की वहाँ से गायब थी। वो कुछ देर तक वहाँ खड़े मतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखते रहे, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। सो व्हाट नेक्स्ट? मोहित ने तवील सांस लेते हुए कहा। अब इस रोल नंबर स्लिप का क्या करना है? वो मोहतरमा तो लगता है जा चुकी हैं। ये सोचते हुए कि इनका काम ख़त्म हुआ और मैं हैरान हूँ कि इस रोल नंबर स्लिप के बगैर ये क्लास में अपना नाम और रोल नंबर कैसे रजिस्टर करवाएगी। इतना तो पता होना चाहिए कि फ़ीस की रसीद लेनी है या रोल नंबर स्लिप लेनी है। और मोहतरमा करना चाह रही हैं एमए इंग्लिश। मोहित ने इधर उधर देखते हुए नागवारी से तबसरा किया था। कुमैल अब भी बगैर कुछ कहे तहम्मुल से इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था। आध घंटे तक वो वहीं उसके इंतज़ार में खड़े रहे और फिर वापस आ गए। वो काफ़ी खुशी और जोश के आलम में अंदर दाखिल हुई थी। क्यों, सानिया फ़ीस जमा करवाई हो? उसे देखते ही खाला ने पूछा। हाँ खाला, जमा करवाई हूँ, उसने चादर उतारते हुए जवाब दिया। आलिया उसके पास चली आई। यूनिवर्सिटी जाना कब से शुरू करेंगी आप ही? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा था। 3 तारीख से, सानिया ने मुस्कुराते हुए बड़े फ़ख्रिया अंदाज से अपनी कज़न को बताया था। आपको डर नहीं लगेगा इतने लड़कों के साथ पढ़ते? आलिया अब उसके साथ बेड पर बैठ गई थी। डरने वाली कौन सी बात है, और भी तो इतनी लड़कियां पढ़ती हैं। सानिया ने जैसे इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। हाँ, आप तो वैसे भी बहुत बहादुर हैं, इसीलिए तो खाला ने लाहौर आपको पढ़ने के लिए भेज दिया। उसकी कज़न पर उसकी जवान मर्दी की धाक बैठी हुई थी और इसमें सानिया का कोई कसूर नहीं था। वो बात ऐसे ही करती थी जैसे बहुत निडर और दिलेर हो, लेकिन ये बातें दूसरों के लिए कम और अपने लिए ज़्यादा होती थीं। वो लाशऊरी तौर पर ख़ुद को ऐसी बात करके बहला लिया करती थी, वरना वो जिस कदर अहमक, कमज़ोर और हवास बाख्ता हो जाती थी वो अच्छी तरह जानती थी। इसमें गलती उसकी भी नहीं थी। सारी उम्र सरगोदा शहर में रस्म व रवाजों की भारी जंजीरों में गुजारने के बाद यकदम लाहौर क्या आ गई थी। उसे यूं लगने लगा जैसे वो न्यूयॉर्क पहुंच गई हो। मुराद अली की 5 बेटियां थीं
جن میں ثانیہ سب سے بڑی تھی۔ اس کے لیے وہ بیٹی بھی تھی اور بیٹا بھی۔ تعلیم کا انہیں خود بھی شوق رہا تھا، مگر باپ کے جلد انتقال کی وجہ سے انہیں بہت جلد اپنی زمینوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ کوئی بہت بڑے ذمہ دار نہیں تھے کہ سارا انتظام نوکروں کے سر چھوڑ کر خود آرام سے تعلیم حاصل کرتے رہتے۔ وہ تو بہت چھوٹے ذمہ دار تھے جنہیں سارے انتظامات خود سنبھالنے اور کرنے پڑتے تھے۔ اس لیے بھاری دل سے انہوں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد تینوں بہنوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ جب تک وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتے تب تک وہ کافی عمر کے ہو چکے تھے اور ان کی مالی حالت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ قسمت یہاں بھی ان پر زیادہ مہربان نہیں رہی۔ بیٹے کی خواہش میں یک کے بعد دیگرے 5 بیٹیاں ان کے آنگن میں آ گئیں تو انہوں نے اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کر دیا۔ کوئی بات نہیں، بیٹیاں ہیں تو کیا ہوا، میں انہیں ہی پڑھاؤں گا۔ وہ کئی بار اپنی بیوی سے کہتے، ایک ایسا خاندان جہاں لڑکیاں 7 پردوں میں رہا کرتی تھیں، وہاں مراد علی کے عزائم سب کو احمقانہ لگے، مگر وہ اپنے ارادے پر ڈٹے رہے۔ پردے میں رکھتے ہوئے انہوں نے بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج بھیجنا شروع کر دیا۔ پھر یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ جب ثانیہ نے گریجویشن کر لی تو مراد علی نے اسے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ دلانے کا تہیہ کر لیا۔ لاہور میں ثانیہ کی خالہ کا گھر تھا، اس لیے انہیں وہاں رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر جن دنوں پنجاب یونیورسٹی میں داخلے شروع ہوئے تھے انہی دنوں انہیں ضروری کام کے سلسلے میں راولپنڈی جانا پڑا۔ وہ ثانیہ کو اس کی خالہ کے گھر چھوڑ گئے۔ ثانیہ کی خالہ شاہدرہ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھیں۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا احمد تھا جو سب سے بڑا تھا اور باپ کے ساتھ میڈیکل سٹور سنبھالتا تھا۔ بڑی بیٹی فرسٹ ایئر پڑھتی تھی اور چھوٹی میٹرک میں۔ ثانیہ کی آمد سے سبھی بہت خوش تھے اور پھر وہ مرعوب بھی تھے کیونکہ وہ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو اس طرح ایم اے کرنے دوسرے شہر میں آئی تھی۔ خالہ نے یونیورسٹی کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، مگر ثانیہ نے یوں ظاہر کیا تھا کہ وہ اکثر ہی یونیورسٹی آتی جاتی رہتی ہو۔ یہ ظاہر کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ یونیورسٹی کو کوئی معیوب جگہ نہ سمجھیں یا پھر اس کو تعلیم سے متنفر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب 2 سال اس کو انہی کے ساتھ رہنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ داخلے کے لیے لے جانے کے لیے اس نے نہ تو اپنی کسی کزن کو ساتھ لیا تھا اور نہ ہی احمد سے کوئی مدد مانگی تھی، جو صبح سے اپنی موٹر سائیکل پر یونیورسٹی چھوڑ کے گیا تھا۔ ثانیہ کو احمد سے زیادہ مدد اس لیے بھی نہیں مل سکتی تھی کیونکہ وہ خود بھی پہلی دفعہ یونیورسٹی آیا تھا۔ وہ ایف اے کے بعد ہی تعلیم کو خیر بات کہہ چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ایک بار یونیورسٹی پہنچنے کے بعد وہ خود ہی آفس ڈھونڈ کر اپنا کام کر لے گی، مگر یونیورسٹی کوئی چھوٹا سا اسکول یا کالج نہیں تھا۔ وہ وہاں داخل ہوتے ہی جگہ جگہ لڑکوں کے گروپ کھڑے دیکھ کر بے تحاشا گھبرائی تھی۔ اسے دور دور تک کوئی آفس کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ آگے جانے کے بجائے وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ اتنی ہمت اس میں بہرحال نہیں تھی کہ وہ لڑکوں کے کسی گروپ میں جا کر مدد مانگے، اور پھر اسے اچانک کومیل نظر آیا تھا جب وہ چلتی ہوئی بے چینی کے عالم میں پارکنگ کی طرف آئی تھی۔ اسے وہ شکل سے شریف لگا تھا اور اسے یہ بہت بڑی خوش فہمی رہتی تھی کہ وہ بہت بڑی چہرہ شناس تھی۔ اسے اس اکیلے لڑکے سے مدد مانگنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی تھی، اور پھر کومیل کے طریقے ایسے تھے کہ اس کو کومیل کی شرافت پر یقین آ گیا۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے اس پر صرف 1 یا 2 ہی بار نظر ڈالی تھی، وہ بھی تب جب وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ اس کے بعد جتنی دیر وہ اس کے ساتھ رہی تھی وہ اسے دیکھے بغیر اس کی باتوں کے جواب دیتا رہا۔ ثانیہ کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے بہت تحفظ کا احساس ہوتا رہا۔ چند لمحوں پہلے تک لڑکوں کی موجودگی اور نظروں سے پیدا ہونے والے خوف اب اس کے لیے اتنے جان لیوا نہیں تھے۔ گھر آ کر اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے کسی کی مدد کے بغیر ہی آفس ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ بتانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے کسی لڑکے سے مدد لی تھی، اور پھر جس دن لسٹ لگی تھی وہ خود نہیں گئی تھی۔ اس نے احمد کو کہا تھا کہ وہ اس کا نام دیکھ کر آئے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود اپنا نام دیکھ آئے۔ نام نظر آتا یا نہیں آتا، دونوں صورتوں میں اس نے رونا شروع کر دینا تھا۔ یہ داخلہ اس کے لیے ایسا ہی نازک اور حساس معاملہ تھا۔ وہ بے تحاشا دعائیں مانگتی رہی تھی، اور جب احمد نے گھر آ کر اسے داخلے کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً نوافل پڑھنے بیٹھ گئی۔ احمد اس کے لیے یونیورسٹی سے فیس فارم بھی لے آیا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر یونیورسٹی میں اکیلی فیس جمع کروانے کے لیے چل پڑی، لیکن وہاں اتنا رش تھا کہ اس کی ہمت ہی جواب دے گئی۔
लंबी कितारों में खड़े होने के बजाय वो एक तरफ खड़ी होकर तशवीश के आलम में इस मजमे को देख रही थी। उसने सोचा जब रश कम हो जाएगा वो किसी भी कितार में खड़ी हो जाएगी, मगर ये बात उसके जहन में नहीं आई थी कि वक्तन फ़वक्तन जो लोग वहाँ आकर कितार में खड़े हो रहे थे वो कितार की लंबाई के मुकर्ररा वक्त तक कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने उसी वक्त कुमैल को देख लिया। एक ही नज़र में वो उसको पहचान गई थी और बेतहाशा जोश में तीर की तरह उसकी तरफ गई थी। बड़े इत्मीनान के साथ उसको फ़ीस और फॉर्म पकड़ाकर वो उसके जाने के कुछ देर बाद आराम से वापस घर आ गई थी, ये सोचने की जहमत किए बगैर कि उसे रोल नंबर स्लिप या फ़ीस की रसीद लेनी चाहिए। उसे लगा था कि जैसे पहली दफ़ा उसने बस फॉर्म जमा करवाया था और फिर उसे जाने के लिए कह दिया था, आज भी वो फॉर्म और फ़ीस के लिए भी यही कहेगा। सो उसने सोचा कि अब फ़ीस तो जमा हो ही जाएगी, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर वो घर चली गई। उस दिन यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज़ हुआ था। वो बहुत इत्मीनान से यूनिवर्सिटी गई थी, मगर ये इत्मीनान उसका उस वक्त गायब हुआ जब पहली ही क्लास में प्रोफेसर साहब रजिस्टर खोलकर रोल नंबर पुकारने के बजाय ये दरख्वास्त की थी कि सब बारी बारी अपनी रोल नंबर स्लिप के साथ आएँ और अपने रोल नंबर और नाम लिखवाते जाएं। उसके इर्द गिर्द बैठी लड़कियों ने अपने रोल नंबर स्लिप्स निकाल ली थी। वो चंद लम्हे हैरत से अपने साथ बैठे हुए लड़की के हाथ में पकड़ी हुई स्लिप देखती रही और फिर उसने पूछा था, आपने ये रोल नंबर स्लिप कहाँ से ली है? उस लड़की ने इस सवाल पर कुछ ताज्जुब से उसे देखा। ये ऑफिस से मिली है, फ़ीस जमा करवाने के बाद। कुछ तौक़ुफ़ के बाद उसने कहा था, मगर मुझे तो ये नहीं मिली। क्यों? आपने ये ऑफिस से क्यों नहीं ली? असल में मैंने खुद फ़ीस जमा नहीं करवाई थी, एक लड़के ने करवाई थी। सानिया ने वजाहत की थी। हाँ, तो आपकी स्लिप उस लड़के के पास होगी, आप उससे ले लें। उस लड़की ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए लापरवाही से कहा, मगर मुझे तो नहीं पता उस वक्त वो लड़का कहाँ होगा। वो मिनमिनाई थी। इस बार गौर से लड़की ने उसे देखा था। क्यों? आप इस लड़के को जानती नहीं हैं? सानिया ने बमुश्किल अपनी गर्दन नफ़ी में घुमाई थी। व्हाट? तो आपने उसे फ़ीस जमा करवाने के लिए क्यों दे दी? वो लड़की हैरानी से बोली थी। सानिया ने उसे बेचारगी से देखा। वो इंग्लिश डिपार्टमेंट का है, उस लड़की ने पूछा था। पता नहीं। सानिया के हलक से अब बमुश्किल आवाज़ निकल रही थी। नाम पता है आपको उसका? वो तो मैंने पूछा ही नहीं। अब उसके साथ बैठी दूसरी लड़कियां भी मुतवज्जो हो चुकी थीं। आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं और फिर भी आप उसे फ़ीस जमा करवाने के लिए दे दी। पता नहीं उसने फ़ीस जमा करवाई भी या नहीं। मेरा तो ख्याल है उसने फ़ीस जमा ही नहीं करवाई होगी। बहरहाल आप क्लास ख़त्म होने के बाद उसको ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके पास रोल नंबर स्लिप नहीं होगी आपका नाम कोई भी प्रोफेसर अपने रजिस्टर में नहीं लिखेगा। अब तो वैसे भी फ़ीस जमा करवाने की आखिरी तारीख भी गुजर चुकी है। अगर उस लड़के ने फ़ीस जमा नहीं करवाई तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। सानिया का दिल चाह रहा था इस लड़की की बातों पर फूट फूट कर रोए। उसका जी चाह रहा था कि ये ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। अपने साथ बैठी हुई लड़कियों की नज़रें बुरी तरह चुभ रही थीं। वो आंखों में नमी लेकर सर झुकाए बैठी रही थी। क्लास ख़त्म होने के बाद वो अपना बैग उठाकर बाहर आ गई थी। अपने जहन में उस लड़के का चेहरा याद करते हुए उसे ढूंढने लगी। उसे ढूंढते हुए एक बार पार्किंग में भी गई थी कि शायद वहीं उसे मिल जाए, मगर वो तो गधे के सर से सींग की तरह गायब था। 1 घंटा ख्वार होने के बाद उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। अपने डिपार्टमेंट में आने के बाद अपनी क्लास में जाने के बजाय वो लॉन में एक कोने में बैठ गई। अपने सर को बाजुओं में छुपाकर बेआवाज़ रोने लगी। दिल भर के रोने के बाद जब वो पुरसकून हुई तो उसने अपने बैग से रुमाल निकालकर अपने चेहरे और आंखों को खुश्क किया। उसने सोचा वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाकर मसला बताएगी, मगर वो जानती थी कि वो भी इस बारे में उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। उसने वाकई बड़ी हमाकत की थी। बोझल कदमों के साथ सर झुकाते वो डिपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक सर उठाने पर उसके पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। सामने बरामदे के सतून के साथ टेक लगाए वही लड़का खड़ा था। अपने कुछ दोस्तों से बातों में काफ़ी मसरूफ़ लग रहा था। सानिया के कदमों तले जैसे ज़मीन वापस आ गई थी। वो तकरीबन भागते हुए उसके पास गई थी। आपने मुझे रोल नंबर स्लिप क्यों नहीं दी? आपको पता है इसके बगैर मेरा नाम कहीं भी रजिस्टर नहीं होगा। मैं इतनी देर से आपको ढूंढ रही थी, मगर मुझे आप कहीं भी नज़र नहीं आए। मेरी रोल नंबर स्लिप कहाँ है? वो बेकरारी से बोलती गई। उसकी आमद से वहाँ सकूत छा गया था। आप उस दिन रोल नंबर स्लिप लेने के लिए रुकी ही कहाँ थी? मैंने काफ़ी देर तक आपका इंतज़ार किया था। बहरहाल अब मैंने वो स्लिप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को दे दी है, आप उनसे जाकर ले सकती हैं। उसके खामोश होते ही कुमैल ने काफ़ी बेरुखी से उसको जवाब दिया था, आप मेरे साथ चलें, मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ होंगे। वो उसकी
अब गुम हो जाने का रिस्क कहाँ मोल ले सकती थी। वो इस वक्त आप लोगों की ही क्लास ले रहे हैं। मगर वो वहाँ से कतन हिलने को तैयार नहीं थी। मैं यहाँ से जाकर वापस आऊँ और आप मुझे ना मिलें तो मैं आपको कहाँ से ढूंढूंगी। वैसे भी मुझे क्या पता आपने सर को रोल नंबर स्लिप दी भी है या नहीं। उसने एहसान फरामोशी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कुमैल के दोस्त उसके तबसरे पर हैरान हुए थे, मगर उसके तो तन बदन में आग लग गई थी। जाओ यार, खुद ही जाकर इनको स्लिप ला दो, वलीद ने काफ़ी नागवारी से कहा था। वो होंठ भींचता हुआ वहाँ से चल पड़ा था। पहली बार उसे ऐसी सबकी का सामना करना पड़ा था। सानिया भी उसके साथ ही चल पड़ी थी। उसे खदशा था कि कहीं वो गायब ना हो जाए। आपका नाम क्या है? सानिया ने साथ चलते हुए पूछा। कुमैल को दिल चाहा था कि वो उसको झिड़क कर मुंह बंद करने रखने को कहे, मगर उसने कमाल तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपना नाम बता दिया था। मगर सानिया बेयकीनी की आखिरी सीढ़ी पर बराजमान थी। अपनी तरफ से वो नहायत होशियारी का मुजाहरा कर रही थी। मगर मुझे क्या पता ये आपका असली नाम है या नहीं। हो सकता है आप सही नाम ना बता रहे हों। कुमैल के कदम रुक गए थे। सुर्ख चेहरे के साथ जीन्स की पॉकेट से अपना वॉलेट निकाल कर खोला और अपना आईडी कार्ड उसके सामने कर दिया। आप देख सकती हैं मेरा नाम सैयद कुमैल हैदर ही है, और अपनी जहन से ये खदशात निकाल दें कि मैं कहीं भागने की तैयारी में हूँ। ना ही ये सोचें कि मैंने आपकी फ़ीस जमा नहीं करवाई। आपने मुझे कोई 10 लाख रुपया नहीं दिया था जो मैं लेकर फ़रार हो जाता। इसलिए अब आप बराए मेहरबानी अपना मुंह बंद कर लें। उसने अपना वॉलेट जेब में रखते हुए उसे बुरी तरह झिड़का था। वो कदरे शर्मसार सी उसके साथ चलने लगी। मैं आई कम इन सर? दरवाजे में खड़े होकर सर नसीम से अंदर आने की इजाज़त ली थी। वो इजाज़त मिलने के बाद उसके पीछे पीछे क्लास में दाखिल हो गई। सर, वो फ़ीस की रसीदें और स्लिप इन्हीं की थी। कुमैल ने सर नसीम के पास पहुंचकर कहा था। मैंने आपका रोल नंबर लिख लिया है, ये आप ले लें। सर नसीम ने उसे यूं कहा जैसे ये कोई आम सी बात थी। वो स्लिप और रसीद लेकर अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। कुमैल वापस दरवाजे की तरफ जाने लगा था जब सर नसीम ने उसे बुला लिया था। कुछ देर उनके दरमियान सरगोशियों में बातें होती रहीं, फिर वो चला गया। सानिया शर्मिंदगी के आलम में अपनी सीट पर बैठी रही। ये आपके क्या लगते हैं? साथ बैठी लड़की ने अजीब इश्तियाक का इजहार किया। कुछ भी नहीं, उन्होंने मेरी फ़ीस जमा करवाई थी, उसने मध्यम आवाज़ में झुके हुए सर के साथ जवाब दिया। दिल पर अभी भी मलाल की ही कैफियत थी। इनका नाम कुमैल हैदर है, ये फाइनल ईयर के सबसे लाइक स्टूडेंट हैं। इस लड़की ने सरगोशी में उसका तारुफ करवाया था। वो खामोशी से सर हिलाकर रह गई। अपनी गलती अब उसे गुनाह कबीरा लगने लगी थी। बेदिली से उसने बाकी क्लासेस ली थी। यहाँ अभी भी उसका दिमाग उसके साथ होने वाली गुफ्तगू में अटका हुआ था। कितनी मदद की थी उसने। क्या होता जो मैं इतनी बेएतबारी का मुजाहरा ना करती। वो मिल तो गया था, फिर कहाँ भाग जाता। मैंने खामोखा ही ऐसी बात करके उसे नाराज़ कर दिया। वो भी मुझे क्या समझता होगा नेकी गले पड़ गई। सोचों का एक सैलाब था जो उमड़ा चला आ रहा था। आखिरी क्लास लेने के बाद वो बाहर आ गई थी। बाहर काफ़ी चहल पहल थी। वो डिपार्टमेंट से निकलने वाली थी तब उसने कुमैल के ग्रुप को सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा। उसके दोस्त सीढ़ियों पर बैठे थे जबकि वो आखिरी सीढ़ी पर पैर रखे हुए अपने दोस्तों से बातों में मसरूफ़ था। उसने ही सबसे पहले उसे देखा था। बहुत अचटती सी नज़र डाली थी उसने, लेकिन यकीनन उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर आया था जो उसके दोस्तों से पोशीदा न रह पाया। उन्होंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, फिर उसी बर्क रफ्तारी से गर्दनें वापस मोड़ ली, मगर उनके चेहरे पर उभरने वाली नागवारी वो देख चुकी थी। मुझे आपसे एक बात करनी है। वो उनके करीब चली गई थी। जी फरमाइए, अब क्या बात करनी है आपको? कुमैल के तेवर काफ़ी बिगड़े हुए थे। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आप समझें कि मैं अकेला ही हूँ, जो भी बात कहनी है यहीं कहिए। कुमैल किसी भी सूरत अब उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। वह चंद लम्हे उसके दोस्तों की तरफ देखती रही जो बड़ी बेनियाजी से वहीं बराजमान थे। मुझे आपसे एक्सक्यूज़ करनी थी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं कुमैल ने उसकी बात मुकम्मल करने नहीं दी। देखें बीबी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी इस माजरत से। आपने जो कहा उससे मेरी इंसल्ट नहीं हुई। मैं आपकी मदद के लिए आपके पास नहीं गया था, आप आई थीं, और ये आपकी गलती थी कि आप रोल नंबर स्लिप लिए बगैर चली गईं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। आप मुझे कोई बहुत बड़ा ख़जाना नहीं थमा गई थी जो मैं लेकर गायब हो जाता और सारी उम्र उस पर ऐश करता। और आपको क्या मैं शक्ल से फ्रॉडिया लगता हूँ जो आप ऐसे कह रही थी कि मेरे साथ चलो? मैं कहाँ से ढूंढूंगी, आप गायब हो गए वगैरह वगैरह। आपके लिए वो रकम ख़जाना नहीं थी पर मेरे लिए थी। मैं घबरा गई थी क्योंकि मेरे पास फ़ीस के लिए बस वही रकम थी। अगर दोबारा फ़ीस जमा करवानी पड़ती तो मैं कहाँ से करवाती, इसलिए मैंने इस तरह बिहेव किया। बात ख़त्म करते करते आंसुओं की रफ्तार में और इजाफा हो गया था।
कुमैल और उसके दोस्तों के हाथ पांव फूल गए थे। सूरत हाल उनके लिए कम से कम संगीन थी। इर्द गिर्द से गुजरने वाली स्टूडेंट्स अब काफ़ी गौर से इन लोगों को देख रहे थे और शायद चंद लम्हों में वो वहाँ खड़े भी होना शुरू हो जाते। मोहित ने सबसे पहले होशमंदी का मुजाहरा किया था। ठीक है, जो हो गया अब इसे भूल जाएं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई जो आप यूँ रोने लगें। ऐसा हो जाता है, अब बस मामला क्लियर हो गया है। आप प्लीज़ रोना बंद करें। सानिया ने हाथ की पुश्त से आंसू साफ करना शुरू कर दिए। फिर उसने एकदम हाथ रोक कर कुमैल से पूछा, आपने भी मुझे माफ़ कर दिया? जस्ट फॉरगेट इट। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कुमैल ने अपने हवास बहाल करते हुए बमुश्किल कहा था, थैंक यू। अब उसके गिरते आंसू थम गए थे। बाएं हाथ से वो उनको खुश्क करते हुए वहाँ से चली गई। वलीद ने उसके जाते ही सीने पर हाथ रखकर अपना अटका हुआ सांस बहाल किया था। आज तो रुस्वा होते होते बच गए। उसने गहरा सांस लेते हुए कहा, ये क्या चीज़ है यार? मोहित ने उलझे लहजे में कुमैल से पूछा। बहरहाल कुमैल साहब, आप आइंदा इस सोशल वर्क पर काबू रखिएगा। ये खाम ख्वाह की मुसीबतें अक्सर ना सिर्फ गले पड़ जाती हैं बल्कि बाज़ औक़ात रुस्वा भी कर देती हैं। अशर ने कुमैल के कुछ कहने से पहले ही उसे फटकारा था। कुमैल खामोश रहा था। उसकी खामोशी ने उनको कुछ हैरान किया था, मगर फिर मौजू बदल गया और बात आई गई हो गई। इन सब के जहनों से सानिया निकल गई थी, मगर कुमैल के जहन से नहीं। पहली बार कोई लड़की यूं उसके सामने रोई थी। घर जाकर भी वो बार बार उसके जहन में आती रही। बहुत अजीब सी फीलिंग्स महसूस की थी उसने। वो कोई बहुत हसीनो जमील नहीं थी, मगर फिर भी खूबसूरत थी। सफ़ेद रंगत की मालिक थी और नाक नक्शा भी अच्छा था, लेकिन उसकी आंखें गज़ब की थीं। बच्चों की तरह शफाफ और मोटी मोटी स्याह आंखें, जो उसकी बाकी चेहरे की तरह किसी सिंगार के बगैर थी, मगर बेहद दिलफरेब थी। लेकिन कुमैल उसकी खूबसूरती से नहीं, उसकी सादगी से मुतासिर हुआ था। जो गुस्सा उसे उस पर आया था वो यूनिवर्सिटी में उसके रोने पर ही ख़त्म हो गया था, बल्कि उसे शर्मिंदगी होती रही कि ना वो उससे इस तरह बात करता ना वो रोती। कुमैल का ग्रुप डिपार्टमेंट की क्रीम समझा जाता था। उसके ग्रुप में उसके अलावा 4 लोग थे और चारों शुरू से ही साथ थे। वेकर हाउस से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और अब यूनिवर्सिटी में थे। अशर, मोहित और कुमैल के ख़ानदान का ताल्लुक़ बिजनेस से था और वैसे भी आपस में जान पहचान रखते थे, जबकि वलीद के वालिद सिविल सर्विसेज में थे। शुरू से को एजुकेशन में पढ़ने के बावजूद उनके ग्रुप में किसी लड़की की शमूलियत नहीं हुई थी। कुमैल के अलावा बाकी तीनों की कुछ लड़कियों से अच्छी दोस्ती थी, मगर उनका ग्रुप फिर भी 4 लोगों तक ही महदूद था। पढ़ाई में चारों ही अच्छे थे, इसलिए हमेशा एक मुकाबला सा रहता था उनमें। इसी मुकाबले ने गवर्नमेंट कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी में इन्हें काफ़ी रिजर्व कर दिया था। सनफ़े नाजुक को तो वैसे ही लिफ्ट नहीं करवाते थे, जबकि लड़कों से भी उनकी सिर्फ सलाम दुआ ही होती थी। और ये उनके ग्रुप का ख़ास माहिदा था कि वो किसी दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते थे। अगर कभी किसी की मदद की ज़रूरत होती तो बाकी तीनों भी मरवतन किसी भी काम कर देते थे, मगर कुमैल इस मामले में बिल्कुल बेलिहाज था। मैं अपने मामलात खुद तक महदूद रखता हूँ और दूसरों से भी यही तवक्को रखता हूँ। किसी और को इस असूल पर एतराज़ हो या ना हो, बहरहाल उसके दोस्तों को नहीं था। वो एक दूसरे की अखलाकी कदरें बदलने की कोशिश नहीं करते थे और ना ही इनमें दखल अंदाजी करते थे, और शायद इसी वजह से कुमैल की इनसे अच्छी निभती थी। मगर अब पहली दफ़ा उसने अपने असूलों को तोड़ते हुए किसी लड़की की मदद की थी। मदद का नतीजा तो खैर जो हुआ सो हुआ, मगर लड़की कुमैल के दिल में नरम गोशा बनाने में कामयाब हो गई थी। सुने, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? ऐसी इस शनासा आवाज़ पर वो गहरी सांस लेकर पलटा था। वो फिर उसके सामने खड़ी थी, मगर इस बार कुमैल को ना उस पर गुस्सा आया ना ही उलझन हुई। नहीं सानिया, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। कल मुझे गुस्सा आया था और वो कल ही ख़त्म हो गया, इसलिए आपको अब इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा भी कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो, जस्ट कम स्ट्रेट टू मी। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी को खुद मदद की ऑफ़र की थी। अगर इसकी क्लास फेलो सुन लेते तो इन्हें अपने कानों पर यकीन ना आता कि ये वही कुमैल हैदर है। सानिया के चेहरे पर तशक्कुर आमेज़ मुस्कुराहट लहराई थी। उसके सर से जैसे एक पहाड़ उतर गया था। वो वहाँ से जा चुका था, पर सानिया बेपनाह खुश थी। पहले दिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स की तारीफ़ी क्लासेस ली थी, बाकी 3 पीरियड्स में कोई नहीं आया था। दूसरे दिन ड्रामे की क्लास लेने के लिए जो प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने अपने ज़ाहरी हुलिये से इन्हें काफ़ी चौंकाया था, क्योंकि वो किसी भी तरह फाइनल ईयर के हाथों फूल बनना नहीं चाह रहे थे। गाउन पहने हुए ऐनक के साथ वो हज़रत बहुत संजीदा लग रहे थे।
लेकिन क्लास को यकीन हो चुका था कि ये फाइनल ईयर का कोई लड़का है। फिर उनके चेहरों पर इतनी संजीदगी थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स कुछ शशोपंज में पड़ गए। वो साहब सीधे रोस्टरूम की तरफ चले गए और अपनी फ़ाइल उस पर रख दी। फिर बड़ी गंभीर आवाज़ में अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम अली अकबर रिजवी है, मैं आपको ड्रामा पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट्स ने इन 2 जुमलों के बाद एक दूसरे को देखा। फिर एक लड़का खड़ा हो गया था, लेकिन प्रॉस्पेक्टस में तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में ऐसे कोई प्रोफेसर नहीं है और ना ही आप इतनी उम्र के लगते हैं। वो लड़का काफ़ी ज़हीन लगता था, मगर रोस्टरूम के पीछे मौजूद साहब के चेहरे पर कोई घबराहट नमूदार नहीं हुई और ना ही परेशानी झलकी थी, बल्कि एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई थी। मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। दरअसल मैं क्लासिकल पोइट्री में डॉक्टरेट के लिए इंग्लैंड गया हुआ था। स्कॉलरशिप पर सिर्फ 1 हफ़्ता पहले ही मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ज़्यादा उम्र का नहीं लगता तो मैं तो इसे तारीफ़ समझूंगा। बहरहाल मैं तकरीबन 35 साल का हूँ। स्टडीज़ में अच्छा था, इसलिए तालीम मुकम्मल करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं जानता हूँ शायद आप लोगों को ये शुबा होगा कि मैं फाइनल ईयर से हूँ और आपको फूल बनाने आया हूँ। इसका हल एक ही है कि आप में से कोई एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास जाकर मेरे बारे में पूछ ले। बल्कि ऐसा करते हैं कि अभी आप लोग मेरे बारे में तस्दीक कर लें। उन्होंने बहुत शाइस्तगी से उनके सब शुबहात दूर किए थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर सवाल करे और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास जाता, मगर फिर वही लड़का जिसने पहले एतराज़ किया था उठ खड़ा हुआ। सर, आप माइंड मत कीजिएगा, मगर बेहतर है कि मैं पहले पूछ आता हूँ। वो लड़का क्लास से बाहर गया था, मगर पूरी क्लास को यकीन हो गया था कि डॉक्टर अली अकबर रिजवी फ्रॉड नहीं है। मेरा ख्याल है जितनी देर में वो वापस आएँ मैं आपका नाम और रोल नंबर रजिस्टर कर लेता हूँ। उन्होंने इत्मीनान से रजिस्टर खोलते हुए कहा। फिर उन्होंने बारी बारी तमाम रोल नंबर रजिस्टर कर लिए। इसी दौरान वो लड़का वापस आ गया था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जी, अब आपको यकीन आ गया कि ड्रामा आपको मैं ही पढ़ाऊँगा और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। उस लड़के की क्लास में दाखिल होने पर अली अकबर रिजवी ने कहा। वो लड़का कुछ झीमते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। रोल नंबर और नाम रजिस्टर करने का काम तेज़ी से ख़त्म करते हुए डॉक्टर अली ने रजिस्टर बंद कर दिया और कहना शुरू किया। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें एमए इंग्लिश करना बहुत मुश्किल लगता होगा, ख़ास तौर पर ड्रामा के बारे में। आपने बहुत से तबसरे सुने होंगे कि ये मुश्किल है, समझ नहीं आता, दिलचस्प नहीं है। ख़ास तौर पर शेक्सपियर हो सकता है आपसे ये भी कहा हो कि ड्रामा में तो सिर्फ अल्लाह ही पास करवाए तो ठीक। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में अपने सब्जेक्ट का तारुफ करवा रहे थे। जब मैंने एमए में दाखिला लिया तो मुझे भी ऐसे तबसरे सुनने पड़े थे। ड्रामा मेरे लिए हवा बन गया था। बहरहाल मैंने खुद ही उसको समझने की कोशिश की और फिर ड्रामा मेरे लिए बहुत आसान बन गया कि मैंने पीएचडी इसमें करने के बजाय एक दूसरे सब्जेक्ट में की जो मुझे कदरे मुश्किल लगता था। क्लास बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रही थी। मैंने आपको बताया है कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही पीएचडी करके लौटा हूँ और वापस आने के बाद मैंने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी सब्जेक्ट को अच्छे और मुनफरिद तरीके से पढ़ाऊँ तो फिर आप मुझे ड्रामा पढ़ाने दें, क्लासिकल पोइट्री नहीं। उन्होंने मेरी दरख्वास्त मान ली और मुझे ड्रामा पढ़ाने को दे दिया। लंदन में अपनी स्टडीज़ के दौरान हमेशा यही सोचता रहा था कि किस चीज़ को किस तरीके से आसान बनाकर स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जाए और ऐसा क्यों है कि हमारे स्टूडेंट्स ड्रामा में अच्छे नंबर क्यों नहीं ले पाते। जो बुनियादी वजह मेरी समझ में आती है कि टीचर्स आपको ठीक तरीके से गाइड नहीं करते। अगर प्रॉपर गाइडेंस हो तो मेरा दावा है कि ड्रामा आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा और मैं आपको मुख्तलिफ़ तरीके से सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, इस रिवायती और घिसे पिटे तरीके से नहीं जो अभी तक चला आ रहा है। सानिया समेत पूरी क्लास की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। इनकी शख्सियत उनके हुलिये की तरह मुनफरिद नज़र आ रही थी। आप लोगों के पास वही घिसे पिटे नोट्स और बुक्स होती हैं जो कई सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जिनका इस्तेमाल अब आपको छोड़ देना चाहिए। कम से कम लिटरेचर पढ़ते हुए रटे से जान छुड़ा लेना चाहिए। मैं आज का काम कल पर छोड़ने का कायल नहीं हूँ। आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से पता चल जाएगा कि मैं किस कदर ऑर्गेनाइज्ड हूँ। मैं आपको हर टॉपिक पर लेक्चर दूंगा और आपको कुछ नोट्स भी दूंगा, मगर वो नोट्स रटे लगाने के लिए नहीं होंगे, लेकिन इनमें से आपको बुनियादी गाइडेंस मिलेगी। बाद में आपको खुद असाइनमेंट्स तैयार करना होंगी। चूँकि आज पहली बार मैंने आपकी क्लास ली है, इसलिए मैं आपको आज ड्रामे के बारे में कुछ तारफ़ी नोट्स दूंगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है और आप बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप
ان نوٹس کی فوٹو کاپی کروا لیں۔ یہ نوٹس میں نے انگلینڈ میں کچھ اچھی بکس میں سے تیار کیے ہیں، اس لیے میں آپ کو باری باری ان کو فوٹو اسٹیٹ کرنے کے لیے نہیں دے سکتا، اس لیے کوئی ایک لڑکا مجھ سے لے لے اور تمام صفحات گن کر اتنے روپے سب سے لے کر آج ہی فوٹو کاپیز کروا کر آج ہی سب میں تقسیم کر دے۔ کل جب میں کلاس میں آؤں تو سب کے پاس یہ نوٹس ہونے چاہیے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان نوٹس کے مین پوائنٹس کیا ہیں۔ ان کی بات کے اختتام پر اگلی رو میں بیٹھے 2 لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا تھا، سر ہم فوٹو اسٹیٹ کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تم آج ہی روپے جمع کر لو اور ایک صفحے پر ان کے نام بھی لکھ لو اور نوٹس ہر صورت میں آج ہی فوٹو اسٹیٹ کروا کر سب میں تقسیم کروا دینا۔ اب ذرا دیکھ لو کہ کتنے صفحات ہیں اور کتنے روپے لگیں گے۔ انہوں نے نوٹس اس لڑکے کی طرف بڑھا دیے۔ سر 100 صفحات ہیں یعنی 50 روپے لگیں گے، اس لڑکے نے صفحات گننے کے بعد کہا۔ کلاس میں موجود سب لوگوں نے باری باری اپنے بیگ اور وائلٹ کھولنا شروع کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ کام کر لیجئے گا، اب کل ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر علی اکبر رضوی اپنی فائل اٹھا کر باہر نکل گئے تھے۔ آئی ریئلی لائک ہم یار، ثانیہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی دوسری لڑکی نے کہا۔ بالکل، اگر اس طرح ٹیچرز پڑھائیں اور گائیڈ کریں تو پھر تعلیم کا معیار کیوں بلند نہ ہوگا؟ دوسری لڑکی نے بیگ سے روپے نکالتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے بھی اپنا بیگ ٹٹولنا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ بیگ میں صرف 50 روپے ہی ہیں اور اگر وہ بھی اس نے دے دیے تو پھر وہ گھر کیسے جاتی؟ کچھ دیر تک بیگ میں ہاتھ ڈالے 50 روپے مٹھی میں دبائے بیٹھی رہی اور ان 2 لڑکوں کو دیکھتی رہی جو پیسے لے کر ایک صفحے پر سب کے نام لکھ رہے تھے۔ پھر کچھ مردہ دلی سے اس نے پیسے بیگ سے باہر نکال لیے۔ شاہدرہ تک پیدل جانے کے خیال سے اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اس نے بھی لڑکوں کو روپے دے اور اپنا نام لکھوا دیا۔ تقریباً پوری ہی کلاس نے روپے جمع کروا دیے تھے۔ روپے جمع کرنے کے بعد وہ دونوں لڑکے کلاس سے چلے گئے تھے۔ 10-15 منٹ کے بعد سر جاوید کی کلاس شروع ہو گئی تھی۔ ثانیہ پورے لیکچر کے دوران پریشانی کے عالم میں ہی رہی۔ وہ روز شاہدرہ سے وین پر آتی تھی۔ وین پر شاہدرہ سے آنے پر بھی آدھ گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا تھا اور پھر راستے کا بھی زیادہ ٹھیک سے پتہ نہیں تھا کیونکہ اس نے سڑکوں اور موڑوں پر زیادہ غور کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ پورے پیریڈ کے دوران وہ متفکر انداز میں راستے کا خیالی نقشہ بناتی رہی اور ہر نقشہ اسے گھر تک پہنچانے میں ناکام رہا۔ سر جاوید کی کلاس آخری کلاس تھی اور جب بیل ہونے پر سر جاوید کلاس سے باہر نکلے تو آہستہ آہستہ سب لوگ اپنی اپنی کتابیں فائلز اٹھا کر باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی لان میں ایک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ پوری فائنل ایئر وہاں جمع تھی اور ڈاکٹر علی رضوی اوپنر سے بوتلوں کے ڈھکن کھول کھول کر فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو تھما رہے تھے۔ بوتلوں کے کریٹس کے ساتھ لان میں لنچ باکسز بھی نظر آ رہے تھے۔ کہکوں اور ہنسی کا ایک طوفان تھا جو وہاں آیا ہوا تھا۔ پیوس کے لڑکے لڑکیاں اسرا سمگی اور کچھ صدمے کے عالم میں برآمدے میں کھڑے تھے۔ وہ چند لڑکیوں کے پاس چلی گئی۔ یہ فائنل ایئر کوئی پارٹی کر رہی ہے؟ اس نے ان سے پوچھا تھا۔ بے حد ملامت انگیز نظروں سے اسے گھورا گیا تھا۔ یہ پارٹی نہیں کر رہے، یہ ہمیں پھول بنا رہے ہیں، ہمارے پیسے اڑا رہے ہیں، یہ خبیث، آپ دیکھ نہیں رہی اس فراڈیے ڈاکٹر علی اکبر رضوی کو؟ اس لڑکی نے دانت پیس کر کہا۔ ثانیہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ تو جو روپے انہوں نے نوٹس کے لیے دیے تھے یہ ان سے یہ سب کھا پی رہے ہیں۔ اس کی آواز کسی کھائی سے نکل رہی تھی۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ ثانیہ شدید صدمے کے عالم میں لان میں موجود اس مجمع اور ہنگامے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ مگر وہ سر نسیم نے بھی تو کہا تھا کہ ڈاکٹر علی اکبر رضوی، اس نے پتہ نہیں کس آس پر پوچھا تھا۔ بھائی پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، وہ لڑکا جو پوچھنے گیا تھا اور جو روپے جمع کر رہے تھے وہ بھی فائنل ایئر کے ہی ہیں۔ وہ دیکھیں سامنے لان کے کونے میں، انہوں نے سارا کچھ پلان کر کے کیا ہے۔ اس لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے لان کی طرف متوجہ کیا تھا۔ شاہدرہ تک کا فاصلہ اسے دگنا لگنے لگا۔ پریویس کے کوئی اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا اور اتفاقاً نظر ملنے پر خسیانی سی ہنسی ہنسنے لگتے تھے۔ وہ کوریڈور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ہونٹ بھینچے آنکھوں میں تھوڑی تھوڑی نمی لے کر لان کو دیکھنے لگی جہاں کہکے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ پریویس کے اسٹوڈنٹس نے آہستہ آہستہ وہاں سے جانا شروع کر دیا تھا مگر وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹکی رہی۔ پھر پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا تھا، وہ یکدم لان کی طرف آئی اور فائنل ایئر کی لڑکی سے پوچھا، ایکسکیوز می، کیا آپ بتا سکتی ہیں اس وقت کمیل حیدر کہاں ہیں؟ وہ لڑکی کوک کا سپ لیتے ہوئے رک گئی۔ لائبریری میں دیکھ لیں، وہ وہیں ہوگا، اس لڑکی نے جواب دیا تھا۔ وہ تیزی سے لائبریری کی طرف گئی۔ اس نے ایک کونے میں کمیل کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے دوست آج بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ نوٹس بنانے میں مصروف تھے۔ وہ بڑی تیزی سے ان کے پاس آئی تھی۔
एक्सक्यूज़ मी कुमैल, मुझे आपसे एक बात करनी है। वो उसकी आवाज़ पर चौंक उठा था। वलीद और मोहित ने भी सर उठाकर देखा था। आप बैठें। कुमैल ने उसे कुर्सी ऑफ़र की थी। नहीं, मुझे बैठना नहीं, आप प्लीज़ मेरे साथ चलें, उसने तेज़ी से कहा था। कहाँ जाना है? कुमैल ने हैरानी से सवाल किया। मैं आपको बता दूंगी, आप प्लीज़ आएँ तो सही, वो इल्तजाइया अंदाज में बोली थी। कुमैल ने मोहित और वलीद की तरफ देखा, जिनकी नज़रें इन दोनों पर मरकूज़ थीं। फिर वो बाद नख्वास्ता उठ खड़ा हुआ। मैं 1 मिनट में आता हूँ, उसने झींपते हुए इन दोनों से कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बेतासुर अंदाज में दोबारा किताबों की तरफ मुतवज्जो हो गए। आएँ, उसने सानिया से कहा था और वो उसके आगे चलने लगी। लाइब्रेरी से बाहर आते ही उसने बोलना शुरू कर दिया था। आपकी क्लास ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। वो ऐसा ऐसा उसे तफसील बताने लगी थी। प्लीज़ आप इनसे मेरे रुपए ले दें, मुझे यहाँ से शादरा जाना है और मेरे पास बस वही पैसे थे। मैं पैदल कैसे जाऊँगी, मुझे तो सही से रास्ता भी नहीं पता। प्लीज़ अगर सारे नहीं तो इनसे 20 रुपये ही ले दें। उसकी आंखों में तैरती नमी से कुमैल के दिल को कुछ हुआ था। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपको जितने रुपए चाहिए मुझसे ले लें। उसने अपना वॉलेट निकाला। वो जैसे करंट खाकर पीछे हटी थी। नहीं, मुझे आपसे रुपए नहीं चाहिए, मैं इसलिए आपके पास नहीं आई थी। आप मुझे इनसे मेरे रुपए लेकर दें। वो वॉलेट खोलते खोलते रुक गया था। एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, ओके, फिर आप यहीं रुके, मैं कुछ देर में आता हूँ, ठीक है? सानिया के चेहरे पर रौनक आ गई थी। वो वहाँ से चला गया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो वापस आया था। ये लें और आइंदा कुछ सोच समझकर किसी को पैसे दिया करें। उसने 50 का एक नोट उसकी तरफ बढ़ाया था। सानिया की आंखें चमक उठीं। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर लहराई थी। उसने इतनी जल्दी वापस कर दिए? उसने कुमैल के हाथ से रुपए लेते हुए बहुत जोश के आलम में कहा था। हाँ, मगर अब किसी और को मत कहना ये सब, क्योंकि वो सबके रुपए तो नहीं लौटाएगा। कुमैल जाते जाते उसे ताकीद करने लगा था। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो सर हिलाते हुए चला गया था और वो भी तेज कदमों से चलती हुई पॉइंट की तरफ आ गई। कुमैल ने उसे रुपए अपने पास से ही दिए थे, क्योंकि अब वो पैसे लेने असद के पास तो नहीं जा सकता था। अब उसे ख्याल आया कि उसे पहले ही सानिया को इस प्लानिंग के बारे में बता देना चाहिए था जो फाइनल ईयर ने बनाया था। अगरचे वो इस प्लान में शामिल नहीं था, मगर उसे पता सब था। उस दिन सुबह वो डिपार्टमेंट की तरफ जा ही रहा था कि शनासा आवाज़ उसे फिर सुनाई दी थी। एक्सक्यूज़ मी कुमैल, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? वो पीछे मुड़ा और कुछ जताने वाले अंदाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम। वो कुछ झिंप गई थी। मुझे याद ही नहीं रहा। वो मिनमिनाई, अस्सलाम वालेकुम। कुमैल ने फिर उसी अंदाज में सलाम दोहराया, वालेकुम अस्सलाम। उस बार कुछ शर्मिंदगी से जवाब दिया था। हो जाएगा काम? क्या काम है? इस बार कुमैल ने पूछा था। मुझे हॉस्टल में कमरा नहीं मिल रहा। कमरा क्यों चाहिए आपको? आप तो किसी के साथ रहती हैं ना? हाँ, रहती हूँ, मगर शादरा से रोज़ आने जाने में बहुत वक्त लग जाता है। फिर बाज़ दफ़ा वैन भी नहीं मिलती, बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है, और खाला का घर भी छोटा है, तो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा वहाँ रहते हुए। मैंने बाबा से बात की है, वो भी कहते हैं हॉस्टल ही सही रहेगा, मगर हॉस्टल में किसी को भी सिफारिश के बगैर जगह नहीं मिल रही। वो बेतकल्लुफ़ी से उसे बताती गई थी। कमरा मिल जाएगा, आप कल हॉस्टल चली जाइएगा। आप कमरा कैसे लेकर देंगे? उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। उसने सवाल किया था। वो बेअख्तियार मुस्कुराया था। पहले दिन की रौदाद उसकी आंखों के सामने फिर गई थी। जब मैंने कहा है कि ले दूंगा तो मान लो कि ले दूंगा। क्यों और कैसे, इसको छोड़ें, वो ये कहकर चला गया। सानिया को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से कमरा दिलाने की हामी भर लेगा। उसने तो बस एक मुहिम सी उम्मीद पर हर तरफ से मायूस होकर उससे बात की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस मामले में उसकी मदद करने में राज़ी हो जाएगा। अगले दिन वो हॉस्टल गई और उसे वाकई हॉस्टल में जगह मिल गई। वो बहुत खुश थी। कुमैल, मुझे तो वाकई हॉस्टल में जगह मिल गई। दूसरे दिन वो मोहित के साथ डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था जब वो उसके सर पर आन खड़ी हुई। कुमैल ने कनखियों से मोहित को देखा, जो बहुत सर्द महरी से उसे देख रहा था। हॉस्टल में कमरा लेना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। उसने मोहित से नज़रें चुराते हुए सानिया से कहा, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता था वहाँ। वो बेहद तशक्कुर आमेज़ नज़रों से देखते हुए कह रही थी, चले खैर, आपका काम तो हो गया। हाँ, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आप कुमैल ने उसकी बात काट दी। इट्स ऑल राइट, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वहाँ से चली गई थी। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए, क्लास में बेल होने वाली है। कुमैल ने घूरी देखते हुए मोहित से कहा था, तुमने उसे हॉस्टल में कमरा लेकर दिया है? मोहित ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय बड़े तीखे अंदाज में सवाल किया था। हाँ। क्यों? मोहित का लहजा इस बार खुरदरा था। क्यों? क्यों क्या यार? वो परेशान थी। उसे हॉस्टल में कमरा नहीं मिल पा रहा था। तुम्हें भी तो पता है वहाँ सिफारिश के बगैर जगह नहीं मिलती। वो मैंने करवा दी, जाहिर है वो बेचारी सरगोदा से आई है।
یہاں کون ہے جو اس کی مدد کرے؟ کمیل نے کافی لاپرواہی سے وضاحت کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ موہت دوبارہ سوال نہیں کرے گا، مگر موہت نے کچھ دیر تک کافی گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا، کمیل، آر ناٹ یو گیٹنگ ٹو فلنتھراپک ناؤ اے ڈیز؟ وہ موہت کے سوال پر ساکت ہو گیا تھا۔ واٹ میڈ یو تھنک دیٹ؟ اس نے کچھ تیز آواز میں کہا تھا۔ تم اس کی کچھ زیادہ ہی مدد نہیں کر رہے؟ میرا مطلب ہے، یہ تمہارا سٹائل نہیں ہے۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، اور نہ تمہیں یہ بات کہنے کا حق ہے، وہ اکڑے لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو کمیل، موہت نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر کمیل نے بہت درستی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتا، جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ موہت حیرانی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں معمولی سی بات پر ہتے سے اکھڑا تھا۔ وہ کافی دیر تک ہونٹ بھینچے وہیں کھڑا رہا، اور پھر وہ کلاس میں چلا گیا۔ دونوں کے درمیان کون سا رابطہ تھا، یہ شاید وہ اور ثانیہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ بس یہ تھا، ثانیہ کو جب بھی کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ کسی روبوٹ کی طرح چل کر اس کے پاس آ جاتی، اور کمیل حیدر، جو کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا، وہ معمول کی طرح وہی سب کرتا جاتا جو وہ چاہتی۔ موہت نے اس واقعے کے بعد کمیل سے ثانیہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اسے اب بھی فلاح عامہ بے حد ناپسند تھا۔ نہ صرف موہت بلکہ اشر اور ولید کو بھی حیرت ہوتی تھی کہ کمیل کیوں اس طرح لڑکی کی مدد کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ حیرت انہیں تب ہوئی جب ایک دن ثانیہ نے اس کے سامنے کمیل کے پریویس کو اس کے تیار کردہ نوٹس مانگے تھے، اور کمیل نے نہ صرف نوٹس دینے کی حامی بھر لی تھی، بلکہ دوسرے دن ہی وہ اپنی پوری فائل فوٹو اسٹیٹ کروا کر لے آیا تھا۔ تم دیکھ لینا کمیل، کچھ دنوں بعد تمہارے یہ نوٹس پارٹ 1 کے ہر دوسرے اسٹوڈنٹ کے پاس ہوں گے، کیونکہ جن محترمہ کو تم یہ نوٹس دینے جا رہے ہو وہ صرف بے وقوف نہیں، عقل سے بھی پیدل ہیں۔ موہت نے اسے سمجھانے کی پہلی اور آخری کوشش کی تھی، مگر اس پر اثر نہیں ہوا۔ نہیں، میں اسے سمجھا دوں گا، وہ کسی اور کو نہیں دے گی۔ کمیل نے اس کی نصیحت کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ موہت کی پیشن گوئی حرف با حرف صحیح ثابت ہوئی۔ چند دنوں کے اندر تقریباً پوری کلاس کے پاس وہی نوٹس تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کمیل حیدر کے نوٹس یوں سرِ عام آئے تھے۔ مبارک ہو بھائی، تمہارے نوٹس بہت مقبول ہو رہے ہیں۔ پارٹ 1 میں وہ اس دن موہت کے طنز پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ موڈ اس کا پہلے سے ہی خراب تھا، کیونکہ اس نے خود بھی اس دن 1-2 لڑکوں کے ہاتھ میں اپنے نوٹس کی فوٹو کاپی دیکھی تھی۔ تم سے کہا تھا نا، یہ نوٹس کسی کو مت دینا، اور تم نے پورے ڈپارٹمنٹ میں ردی کی طرح پھیلا دیے ہیں۔ اس دن وہ ثانیہ کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑا تھا۔ میں نے سب لوگوں کو نہیں دیے، صرف اپنی ایک روم میٹ کو ہی دیے تھے۔ باقی لوگوں تک نوٹس کیسے پہنچے مجھے نہیں معلوم۔ وہ خود خاصی شرمندہ تھی۔ روم میٹ کو بھی کیوں دیے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کو بھی مت دینا۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے خود مجھ سے مانگے تھے، میں منع کیسے کرتی؟ ثانیہ نے بے بسی سے کہا تھا۔ ایک بات تو طے ہے کہ میں نے پہلی اور آخری دفعہ تمہیں نوٹس دیے ہیں۔ اب دوبارہ تم اس سلسلے میں مجھ سے کسی قسم کی امید نہ رکھنا۔ اسے ثانیہ کی شکل اور جھکا ہوا سر دیکھ کر اور غصہ آ رہا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی کسی کو نہیں دوں گی، اس نے ملتی جیانہ انداز میں کہا۔ آئندہ میں تمہیں نوٹس دوں گا تو تم کسی کو دو گی نا؟ وہ رکھائی سے کہتا ہوا چلا گیا۔ لیکن کمیل کا یہ فیصلہ ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوا تھا۔ ایک ہفتے بعد ثانیہ کو کچھ نوٹس کی ضرورت آن پڑی، اور حسب عادت وہ پھر سے اس کے پاس آئی تھی، اور کمیل اپنے حتمی فیصلے کے باوجود اسے نوٹس دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس بار ثانیہ نے کچھ احتیاط کی اور ان نوٹس کو چھپا کر ہی رکھا تھا۔ کمیل، میرے بابا آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آئیں میں آپ کو ان سے ملواؤں۔ اس دن وہ پھر کیفیٹیریا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب وہ بہت پرجوش سی اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ کمیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ صورتحال اس کے لیے کافی آکورڈ تھی، لیکن پھر وہ دوستوں کی تیکھی اور چبھتی ہوئی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ چلا گیا۔ لو بھائی، اب ابا جی بھی پہنچ گئے، بس انہی کی انٹری رہ گئی تھی، اشر نے اس کے جاتے ہی کہا تھا۔ کمیل، ایسا تو نہیں تھا یار، اسے کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں یاد ہے وہ کیسے ہمیشہ ہی لڑکیوں سے بدکتا رہا ہے، اور اب اس کا حال دیکھو۔ ثانیہ کو دیکھتے ہی کیسے اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ولید کو سچ میں اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ بس یار، اب صورتحال قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اب اس کو سمجھانا پڑے گا، بات کرنی چاہیے اس سے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک نہیں کر رہا۔ اشر نے ان دونوں سے کہا تھا، تمہیں اگر انسلٹ کروانے کا شوق ہے تو ضرور اس سے بات کرو، مگر مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کوئی بلبل کا بچہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے نتیجے سے واقف نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی وہ یوں بے پرواہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس کے ذاتی معاملات سے کیا؟ موہت نے صاف صاف کہہ دیا۔ اشر اور ولید نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموش ہو گئے۔
बाबा, ये कुमैल हैं। वो बड़े जोश के आलम में एक उधेड़ उम्र शख्स के पास ले आई। कुमैल ने झीमते हुए उस आदमी से हाथ मिलाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। सानी ने मुझे बताया है कि आप उसकी बहुत मदद करते हैं, उस शख्स ने इनकिसारी से कहा। कुमैल और झीम गया। नहीं, मैंने ऐसी कोई ख़ास मदद नहीं की। ये तो बहुत मामूली काम थे, कोई भी कर देता। फिर भी बेटा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने कुमैल ने सानिया के बाप की बात काट दी। प्लीज़, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे आपका ये सब कहना अच्छा नहीं लग रहा। कुमैल ने ये कहकर मौजू बदल दिया। कुछ देर उनसे बातें करता रहा और फिर इजाज़त लेकर कैफेटेरिया आ गया। उस दिन वो यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठी कुछ नोट्स देखने में मसरूफ़ थी जब हेलो की आवाज़ पर उसने सर उठाया। लाइट ब्लू जीन्स में मलबूस एक लड़की चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट लिए उसके पास खड़ी थी। मेरा नाम रुदाबा है, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ, उस लड़की ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। सानिया ने भी हाथ बढ़ा दिया। मेरा नाम सानिया है, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मैं भी हॉस्टल में रहती हूँ, उसने झिझकते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हें काफ़ी दफ़ा हॉस्टल में देखा है, रुदाबा ने बेतकल्लुफ़ी से कहते हुए उसके पास घास पर बैठ गई। सानिया कुछ नर्वस सी हो गई। उसकी नज़रें रुदाबा के चेहरे पर जमी हुई थीं। सफ़ेद शर्ट, ब्लू जीन्स, स्टेप्स में कटे बालों के साथ वो क़यामत लग रही थी। ऐसा नहीं था कि रुदाबा का चेहरा सानिया के लिए नया था। वो पूरे डिपार्टमेंट में अपनी खूबसूरती और अपनी दौलत की वजह से मशहूर थी। और इस वक्त जहाँ सानिया नर्वस हो रही थी, वहाँ उसको अजीब किस्म का तफाखर महसूस हो रहा था। रुदाबा कुछ देर तक उसके बारे में पूछती रही और साथ साथ अपने बारे में बताती रही। फिर यकदम उसने पूछा, सानिया, कुमैल से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है? सानिया ने बेसाख्तगी से जवाब दिया, नहीं तो फिर क्या दोस्ती है? रुदाबा ने फ़ौरन दूसरा सवाल किया। पता नहीं इसे दोस्ती कहते हैं या नहीं, बस यह है कि मुझे कोई भी मुश्किल पेश आती है तो कुमैल से कह देती हूँ, वो मेरा काम कर देते हैं। सानिया ने कुछ सोचकर जवाब दिया था। रुदाबा ने एक कहका लगाया, यार दोस्ती और किसको कहते हैं? वैसे एक बात है, उसने कभी किसी का काम किया नहीं है इस मामले में, बल्कि हर मामले में काफ़ी बेमुरवत है। रुदाबा ने कुछ अजीब अंदाज में कहा था। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो जब भी उनके पास जाती हूँ मेरा काम तो फ़ौरन कर देते हैं। अगर आप भी जाएंगी तो आपका भी कर देंगे, वो तो बहुत नाइस हैं। सानिया ने एकदम सफाई पेश की। अच्छा चलो, कभी आजमाएंगे तुम्हारी बात को। उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए रुदाबा ने ठहर ठहर कर कहा था। कुछ देर उसके पास रुकने के बाद वो चली गई थी। रुदाबा के साथ उसकी पहली और आखिरी मुलाकात नहीं थी। रुदाबा उसके बाद भी उससे मिलती रही थी और उनकी बेतकल्लुफ़ी बढ़ती ही गई कि रुदाबा ने उससे अपने कमरे में शिफ्ट होने की पेशकश की थी, जो सानिया ने एजाज़ समझकर कबूल कर ली। रुदाबा लाहौर में ही रहती थी और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसके वालिद मर्चेंट नेवी से वाबस्ता थे, इसलिए ज़्यादा वक्त मुल्क से बाहर गुजारते थे। अम्मी सोशल वर्क में इतनी मसरूफ़ रहती थीं कि कमी घर में रहा करती थीं। रुदाबा ने इस तन्हाई से घबराकर हॉस्टल में कमरा ले लिया था और सानिया का उसकी तन्हाई के बारे में जानकर उससे और भी हमदर्दी हो गई थी। रुदाबा से उसकी बढ़ती हुई दोस्ती कुमैल से पोशीदा न रह सकी। सानिया, तुम आजकल रुदाबा के साथ क्यों रहने लग गई हो? उस दिन लाइब्रेरी जाते हुए उसने सानिया को रास्ते में रोक कर पूछा। मेरी और रुदाबा की दोस्ती हो गई है और मैं हॉस्टल में भी उसके कमरे में शिफ्ट हो गई हूँ, सानिया ने फ़ख्रिया अंदाज में बताया था। मगर कुमैल का रद्द अमल कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं था। क्यों? रुदाबा ने खुद मुझे अपने कमरे में शिफ्ट होने के लिए कहा था। वो कुछ उलझे अंदाज में उसका चेहरा तकता रहा। देखो सानिया, तुम्हारा और रुदाबा का कोई मैच नहीं है, तुम दोनों के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। रुदाबा जैसी लड़कियां बगैर किसी मकसद के ऐसी ही दोस्तियां नहीं करती। बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। चंद लम्हों बाद कुमैल ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर सानिया को उसकी बात बुरी लगी। वो मैं काम से जा रही हूँ, उसने बहाना तराशा था। क्या काम है? कुमैल ने सर्द लहजे में कहा। सानिया का बाकी मांदा रंग भी फक हो गया। उसने बेबसी से रुदाबा को देखा, जो बहुत अजीब अंदाज में नज़रें कुमैल पर गाड़े खड़ी थी। तुम्हें जो भी काम है क्लास के बाद भी किया जा सकता है, यूँ क्लास छोड़कर जाना और बार बार ऐसा करना कोई मुनासिब बात नहीं है। और तुम कोई इतनी ज़हीन हो भी नहीं कि क्लास अटेंड किए बगैर पढ़ सको, लिहाजा वापस क्लास में जाओ। सानिया ने सर झुकाते बगैर किसी मुदाखलत के उसकी बात सुनी थी। मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे यूँ अचानक जाना पड़ रहा है। इस बार रुदाबा बोल उठी थी। तो आप जाएं, मैंने आपको तो नहीं रोका, कुमैल ने कमाल दर्जे की बेनियाजी से कहा था। सानिया मेरे साथ जा रही है। रुदाबा के चेहरे का रंग कुछ बदल गया था। नहीं, सानिया आपके साथ नहीं जा रही। सानिया क्लास में जाएगी। चलो सानिया, तुम क्लास में जाओ।
कुमैल ने सानिया को कुछ सख्ती से कहा था। उसने कुछ खजालत आमेज नज़रों से रुदाबा को देखा जो उसको घूर रही थी। उसी वक्त बेल होने लगी। कुमैल ने कुछ कहे बगैर हाथ के इशारे से सानिया को वापस जाने को कहा और वो बेचारगी से रुदाबा से नज़रें चुराते हुए वापस सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कुमैल भी उसके पीछे चला गया था। रुदाबा वहीं खड़ी सुर्ख चेहरे के साथ उसकी पुश्त को घूरती रही। कुमैल ने सिर्फ वही नहीं रुका बल्कि खासी डांट डिपट भी की थी। सानिया ने इससे झूठ बोलने की कोशिश की मगर उसके पास तमाम मालूमात थी कि वो पिछले हफ्ते में किस किस दिन कौन कौन सी क्लासेस छोड़कर चली गई थी। सानिया उससे कुछ खाइफ हो गई। उसे ये भी पता था कि वो उसको जिस बात से मना कर रहा है वो वाकई गलत है। इससे उसकी स्टडीज़ का हर्ज हो रहा है। उसने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि वो आइंदा क्लास छोड़कर नहीं जाएगी। उस दिन हॉस्टल वापसी पर उसे तवक्को थी कि रुदाबा का मूड ख़राब होगा और वो उससे नाराज़ होगी, मगर खिलाफ़े तवक्को उसका मूड काफ़ी खुशगवार था। उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। सानिया ने खुदा का शुक्र अदा किया। सानिया, मुझे शाम में कंसर्ट पर जाना है, तुम चलोगी? चंद दिन गुजर जाने के बाद एक दिन रुदाबा ने उसे कहा। सानिया बेताबी से उठकर बैठ गई। हाँ ज़रूर चलूँगी, मगर क्या वार्डन शाम को जाने की इजाज़त दे देंगी? वो मेरा मसला है, तुम उसकी फ़िक्र मत करो। तुम बस ये बताओ साथ चलोगी या नहीं? रुदाबा ने बालों में ब्रश करते हुए लापरवाही से कहा। हाँ भाई जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? उसने पुरजोश होकर कहा और अगले दिन रुदाबा ने बहुत आसानी से वार्डन से इजाज़त ले ली। तुम इस कदर खूबसूरत हो सानिया, अगर अच्छी तरह मेकअप किए रखो तो ना जाने कितनों के दिल घायल कर दोगी। वो कपड़े बदल कर आई तो रुदाबा उसका मेकअप करने लगी। उसने मेकअप करने के बाद सानिया को आईने के सामने किया। पहली नज़र में सानिया खुद को पहचान ही ना सकी। रुदाबा, मैं तो वाकई बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं। वो खुद को सराहे बगैर ना रह सकी। अच्छी नहीं कहो, परी लग रही हो, परी। रुदाबा ने उसे प्यार से लिपटा लिया था। सानिया कुछ झींप गई। उसने तैयार होने के बाद हस्बे आदत अपनी चादर उठाई ओढ़ने के लिए, मगर रुदाबा चील की तरह उस पर झिपटी। खुदा का खौफ करो सानिया, तुम ये बुर्का नुमा चादर पहनकर कंसर्ट में जाओगी, तुम अपने साथ साथ मुझे भी तमाशा बनाओगी। मैंने जीन्स पहनी हुई है और तुम ये 10 गज लंबा थान लपेट रही हो। रुदाबा ने उसे चादर छीनकर अलमारी में ठूस दी। दुपट्टा काफ़ी है गले में, अब इन लंबी लंबी चादरों से जान छुड़ा लो तुम। अब तुम लाहौर में हो, किसी गांव में नहीं, और ना ही तुम कोई कवाली सुनने जा रही हो। रुदाबा ने उसे आड़े हाथों लिया था और फिर सानिया ने वैसा ही किया जैसा रुदाबा चाहती थी। जिंदगी में पहली दफ़ा यूं वो सीने पर दुपट्टा फैलाए और इतना डार्क मेकअप करके कहीं गई थी और उसे यूं लग रहा था जैसे हर शख्स उसी पर नजरें गाड़े बैठा है। कंसर्ट 11 बजे ख़त्म हुआ था। वो रुदाबा के साथ ओपन एयर थिएटर से बाहर आई। तभी रुदाबा की नज़र किसी पर पड़ी थी। सानिया, तुम 1 मिनट यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। वो उसे वहीं खड़ा करके गायब हो गई। सानिया परेशान हो गई थी। लोग बड़ी तादाद में ओपन एयर थिएटर से बाहर निकल रहे थे और लड़के उसके पास से गुजरकर सीटियां बजा बजा कर घटिया किस्म के रिमार्क्स दे रहे थे और रुदाबा गधे के सर से सींग की तरह गायब थी। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमदार होना शुरू हो गए थे। सानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत हैरत से किसी ने उसे देखकर कहा था। वो इस शनासा आवाज़ पर बेअख्तियार मुड़ी थी। वो कुमैल था। उसे लगा जैसे किसी ने उसको डूबते डूबते बचा लिया हो। मैं रुदाबा के साथ आई थी, वो मुझे यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। तुम्हें इजाज़त कैसे दी थी वार्डन ने इतनी देर तक बाहर रहने की? सानिया को उसके चेहरे के तासरात बहुत अजीब से लग रहे थे। वो कुछ बोल ही ना सकी। तुम्हारी चादर कहाँ है? इस सवाल पर वो ज़मीन में गड़ गई थी। और इतना डार्क मेकअप किया है तुमने, तुम्हें पता है यहाँ किस तरह के लड़के आए हुए हैं? सानिया की आंखें धुंधला गईं और वो वहाँ से चल पड़ा। सानिया वहीं खड़ी रही। कुमैल ने चंद कदम चलने के बाद मुड़कर देखा और फिर वापस आया। अब तुम यहाँ फ्रीज क्यों हो गई हो? चलो मेरे साथ। उसका लहजा बेहद तल्ख था। रुदाबा का इंतज़ार कुमैल ने तेज़ी से बात काट दी। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने, चलो मेरे साथ। वो ये कहकर फिर चल पड़ा। सानिया ने पैरवी की। वो सीधा कार पार्किंग में आया था, लेकिन गाड़ी में बैठने के बजाय वो गाड़ी के पास खड़ा हो गया था। तुम दुपट्टा सर पर लो, उसने तुर्शी से कहा। उसने दुपट्टा सर पर ले लिया था। मैं मोहित का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो अपनी बहन और भाभी के साथ आया हुआ है। मैं तुम्हें उनके साथ भिजवाऊंगा क्योंकि तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं तुम्हें अकेला इस वक्त हॉस्टल छोड़ने जाऊं। उसने मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखते हुए कहा था। लेकिन सानिया, आइंदा यूं कभी कंसर्ट में मत आना। तुम्हें म्यूज़िक का शौक है तो प्लेयर पर सुनो, इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। इस बार उसका लहजा इतना सख्त नहीं था। मेरे पास कैसेट प्लेयर नहीं है, और फिर कंसर्ट पर जाने से क्या होता है? आप भी तो यहाँ आए हैं। सानिया ने कुछ हिम्मत करके उसे कहने की कोशिश की तो उसने उसकी फिर बात काट दी। तुम मेरे यहाँ आने की बात ना करो, मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ, मैं मर्द हूँ। लेकिन तुम इस तरह रात को दोबारा बाहर निकलने की हमाकत ना करना।
اس کا لہجہ ایک بار پھر ترش ہو گیا تھا۔ مگر رودابا بھی تو جاتی ہے، وہ پھر منمنائی تھی۔ رودابا جائے بھاڑ میں، تم رودابا نہیں ہو اور نہ ہی رودابا بننے کی کوشش کرو۔ وہ اس طرح پھر نہ افورڈ کر سکتی تھی اور تم نہیں۔ ذرا تصور کرو اگر میری جگہ تمہارے فادر تمہیں یہاں دیکھتے تو۔ ثانیہ، تم یہاں پڑھنے آئی ہو، یہاں تم صرف وہی کام کرو، اس طرح پھرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ سختی سے بات کرتے کرتے نرم ہو گیا۔ وہ کچھ شرمندگی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ پھر چند منٹوں میں موہت آ گیا۔ اس نے کچھ حیرانی سے ثانیہ کو دیکھا تھا، مگر کمیل نے اس کو بہت عام سے انداز میں ثانیہ کو ہاسٹل ڈراپ کرنے کو کہا تھا۔ بھابھی، آپ پلیز ثانیہ کو ہاسٹل کے اندر چھوڑ کر آئیے گا، ہو سکتا ہے وارڈن کچھ ناراض ہو کیونکہ دیر کافی ہو گئی ہے۔ اس نے موہت کی بھابھی سے درخواست کی تھی، جو انہوں نے خوشی سے مان لی۔ وارڈن واقعی کافی ناراض تھی کیونکہ وہ رودابا کے ساتھ گئی تھی اور رودابا اس کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی واپس آ گئی تھی۔ موہت کی بھابھی نے وارڈن سے بہانہ کر دیا تھا کہ انہوں نے زبردستی اس کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور اسی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ کمال ہے یار، تم کہاں گم ہو گئی تھی؟ میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتی رہی وہاں۔ ثانیہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی رودابا نے بلند آواز میں کہا۔ وہ بستر پر بڑے آرام سے نیم دراز تھی۔ ثانیہ نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں، بلکہ اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں چلی گئی تبدیل کرنے کو۔ مگر اس کو ناراضگی زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ رودابا نے کچھ عذر پیش کیے اور اس کی ساری خفگی دور ہو گئی۔ اسے ویسے بھی لمبی چوڑی ناراضگیوں کی عادت نہیں تھی، یہ کام اسے بہت مشکل لگتا تھا، اور رودابا سے تو ویسے بھی اس کا بہت پیار تھا۔ اس کے اگلے دن پھر وہ رودابا کے ساتھ ہی یونیورسٹی گئی تھی۔ خلاف توقع دوسرے پیریڈ کے بعد جب وہ رودابا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے لان میں آئی تو وہاں رودابا کے ساتھ کمیل بھی موجود تھا، اور ان دونوں کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے۔ کمیل کا چہرہ سرخ تھا اور رودابا کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر کمیل خاموش ہو گیا اور اس کے قریب آنے تک وہاں سے چلا گیا۔ وہ کچھ تشویش سے رودابا کے پاس آئی تھی۔ اتنا اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا کہ موضوع گفتگو وہی ہوگی، مگر اسے قریب آنے پر رودابا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور وہ ثانیہ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ثانیہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ کیا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کمیل سے؟ اس نے رودابا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیسا جھگڑا؟ میرے پاس وقت نہیں ایسے فضول کاموں کے لیے، وہ تو بس ویسے ہی۔ خیر چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ اس نے کچھ عجیب انداز میں بات کا موضوع بدلا تھا۔ 2 بجے وہ رودابا کے ساتھ ہاسٹل واپس آئی تھی اور وہاں ایک سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ یہ جی صبح 10 بجے کے قریب ایک صاحب آپ کے لیے دے گئے تھے۔ کمیل حیدر نام تھا ان کا۔ اس کے اور رودابا کے ہاسٹل آنے کے 10-15 منٹ کے بعد ہاسٹل کے ملازموں میں سے ایک بڑا سا اسٹیو اٹھائے ثانیہ کے کمرے میں آئی تھی۔ ثانیہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے کچھ بے یقینی سے رودابا کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد اسپاٹ تھا، لیکن وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے دے کر گئے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ملازمہ کے پاس آئی۔ ہاں جی، آپ ہی کے لیے دے کر گئے ہیں۔ چٹ پر پورا آپ کا نام لکھ کر دیا تھا وارڈن کو، ملازمہ نے اسٹیو فرش پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے رودابا؟ اس نے اسٹیو کس لیے بھیجا ہے؟ اس کو کہا کس نے ہے؟ ثانیہ نے ملازمہ کے باہر جاتے ہی رودابا سے کہا۔ کچھ نہیں ہو رہا، اس نے تمہارے لیے گفٹ بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے یہ کل اس سے یونیورسٹی میں پوچھ لینا۔ رودابا کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی جس نے اسے چونکا دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے رودابا اسٹیو کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس شام واقعی رودابا چپ رہی۔ ثانیہ خود بھی خاصی نادم تھی، اس لیے اس نے بھی رودابا کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگلے دن یونیورسٹی جاتے ہی اس نے کمیل کو پکڑ لیا تھا۔ آپ نے میرے لیے ہاسٹل میں اسٹیو کیوں بھیجا ہے؟ وہ واقعی ناراض تھی، صرف اس لیے کہ تم رودابا کے ساتھ کنسرٹ پر نہ جاؤ۔ وہ بہت لاپرواہی سے کہہ گیا۔ مجھے اسٹیو کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو واپس لے جائیں۔ واپس تو خیر میں اسے قطعاً نہیں لوں گا، تم اس کو تحفہ سمجھ کے رکھ لو، لیکن مجھے اسٹیو کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے میوزک سننے کی ضرورت ہوگی تو میں رودابا کے اسٹیو پر سن لوں گی۔ دیکھو میں نے تمہیں وہ اسٹیو اس لیے دیا ہے کیونکہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ میں نیا اسٹیو لے رہا ہوں اور پھر میرے لیے پرانا والا بیکار ہو جاتا، اس لیے میں نے تمہیں وہ دے دیا۔ تمہیں نہ دیتا تو کوئی اور لے جاتا، اور تم تو میری… وہ بڑی روانی سے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ پرانا اسٹیو نہیں ہے، نیا اسٹیو ہے، اور رودابا کہہ رہی تھی کہ وہ خاصا مہنگا ہے۔ وہ اس کی بات پر غور کیے بغیر بولی تھی۔ جتنا تم سوچ رہی ہو رودابا کو چھوڑو، اس کی تو عادت ہے ہر چیز کی قیمت بڑھانے کی۔ وہ اب بھی بڑی بے نیازی سے بات کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کمیل نے اس کی بات کاٹ دی۔ بس اب اسٹیو کے بارے میں کچھ مت کہنا۔ تم ایسا کرو، مجھے قسطوں میں اس کے روپے لوٹا دینا، اور جب 2 سال بعد ہاسٹل سے جاؤ تو مجھے واپس لے جانا، مگر ابھی اپنے پاس ہی رکھو۔ کمیل اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر چلا گیا۔ مجھے بتاؤ رودابا، میں کیا کروں؟ وہ تو اسٹیو واپس لینے کو تیار ہی نہیں۔
हॉस्टल वापसी पर वो एक बार फिर रुदाबा को कुमैल से होने वाली गुफ्तगू बता रही थी। मैं क्या कर सकती हूँ, ये तुम्हारा और उसका मसला है। रुदाबा ने कुछ सर्दमहरी से कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, मुझे मशवरा तो दे सकती हो। वो उसके अंदाज पर कुछ हैरान हुई थी। हाँ, मशवरा दे सकती हूँ, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं। खैर, तुम ये स्ट्यू रख लो, अगर वो इतने इसरार से दे रहा है तो लेने में क्या हर्ज है। लेकिन रुदाबा, ये सब ठीक नहीं है। और मैं, रुदाबा ने उसकी बात काटी थी, देखो मैंने तुम्हें मशवरा दिया है, वो ठीक है या नहीं, इस पर अमल करना है या नहीं, ये तुम्हें तय करना है। मुझे जो मुनासिब लगा मैंने तुमसे कह दिया, क्योंकि बकौल इसके उसने तुम्हें ये गिफ्ट किया है और गिफ्ट वापस करना कोई अच्छी बात नहीं, आगे तुम्हारी मर्जी। रुदाबा ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी। मगर सानिया शशोपंज में पड़ गई। काफ़ी देर तक इस मसले पर सोचने के बाद उसने यही फैसला किया कि वो स्ट्रियो रख लेगी, मगर अभी भी उसको ये खासा मुनासिब नहीं लग रहा था। मोहित, आपको पता है कि कुमैल इतने दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहे। वो चंद दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था और सानिया को कुछ तशवीश हुई थी, तो उसने मोहित से पूछ लिया। वो कैफेटेरिया में बैठा हुआ था, उसके कज़न की शादी है, वो इस्लामाबाद गया हुआ है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं, क्या फिर कोई काम आन पड़ा है या किसी किस्म की मदद चाहिए। सानिया को उसकी बात से तौहीन का एहसास हुआ था। आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे कोई काम या किसी मदद की ज़रूरत है। क्या मैं ऐसे बग़ैर उसके बारे में नहीं पूछ सकती। उसने कुछ खफगी से मोहित से कहा था। बिल्कुल पूछ सकती हैं, लेकिन पूछती नहीं हैं। आप उससे मिलने जब भी आती हैं किसी काम से ही आती हैं। बहरहाल वो तो अभी कुछ दिन इस्लामाबाद ही रुकेगा। आपको कोई काम है तो मुझसे कहें, मैं भी कुछ साहिब हैसियत हूँ, इस कदर मामूली बंदा नहीं जितना आपने कुमैल के मुकाबले में मुझे और मेरे दोस्तों को समझ लिया है। उसने एक शरीर मुस्कुराहट के साथ सानिया को कहा था। अशर और वलीद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लहरा गई। सानिया को बेहद ज़िल्लत का एहसास हुआ। वो मुकम्मल खामोशी के साथ वहाँ से चली आई, मगर वो मोहित की बात भूली नहीं थी। 3 दिन बाद कुमैल वापस यूनिवर्सिटी आ गया था। उसकी वापसी वाले दिन ही सानिया ने उसको रोते हुए पूरा वाक़या सुनाया। शायद वो रो ना पड़ती तो वो इतना मुश्तइल ना होता जितना उसके आंसू देखकर हो गया था। उसे तसल्ली और दिलासा देने के बाद वो सीधा अपने ग्रुप में चला गया। तुमने सानिया से क्या कहा था, उसने जाते ही मोहित से पूछा। मोहित कदरे हैरान हुआ। सानिया से फौरी तौर पर तो उसे कुछ याद ही ना आया। हाँ, चंद दिन पहले जब मैं यहाँ नहीं था तब, कुमैल ने उसी सर्द लहजे में पूछा था। मोहित को यकदम सानिया के साथ होने वाली गुफ्तगू याद आ गई। उसने एक हल्का सा कहका लगाया। कमाल है यार, क्या स्पीड है उसकी, उसने आते ही तुम्हें बता भी दिया, उसने बड़ा महफूज होते हुए कहा। मगर उसके कहके ने कुमैल को मज़ीद मुश्तइल कर दिया। मैंने तुम्हें हंसने को नहीं कहा, ये पूछा है कि तुमने उसको क्या कहा था, उसने तुम्हें क्या बताया। मोहित अभी भी उसके गुस्से को इंजॉय कर रहा था। तुम होते कौन हो इस तरह की बेहुदा बातें करने वाले। यकदम कुमैल ने अपने लहजे पर काबू न रख पाया और ऊंची आवाज़ में कहा। मोहित की मुस्कुराहट को ब्रेक लग गए और उसने अशर और वलीद की तरफ देखा। वो भी कुमैल के इस जुमले पर हैरत ज़दा लग रहे थे। बेहुदा बातें, मैंने उसकी कोई भी बेहुदा बात नहीं की उसे। तुम्हें क्या तकलीफ़ है कि वो मेरे पास किस लिए आती है, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक़ है। कुमैल, मैंने उसे सिर्फ मजाक में एक बात कही थी और तुम। मोहित ने कुछ संभल कर सूरत हाल की वजाहत करने की कोशिश की थी। तुमने उससे मजाक में भी बात क्यों की थी, उसका तुमसे रिश्ता क्या है जो तुम मजाक में ऐसी घटिया बातें करने लगे। कुमैल का पारा और हाई हो गया था। मोहित कुछ लाजवाब सा हो गया। कुमैल, तुम खामखा इतने सीरियस हो रहे हो, जो कुछ हुआ है हमारे सामने हुआ। मोहित ने वाकई मजाक किया था। अशर ने सुलह सफाई का आगाज़ किया। मुझे तुमसे कोई वजाहत नहीं चाहिए, मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझे उसी से जवाब चाहिए। कुमैल ने अशर को झड़क दिया। मेरे ख्याल में यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, तुम सब मेरे घर चलो, वहाँ चलकर मसला तय कर लेते हैं। वलीद को अचानक एहसास हुआ कि इनकी बुलंद आवाज़ें करीब से गुजरने वालों को मुतवज्जो कर रही हैं। कुमैल ने उसकी बात पर एतराज़ नहीं किया था, मगर उसके दिल में मोहित के ख़िलाफ़ जो गुबार आ गया था वो वलीद के घर पहुँचकर भी दूर नहीं हुआ था। अशर और वलीद ने उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की थी और मोहित ने बार बार अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश में नाकामी के बाद उससे माजरत भी कर ली थी, लेकिन उसका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ था। मोहित की माजरत पर उसने कहा था, मैं तुम्हारी एक्सक्यूज़ सिर्फ इसी वक्त कबूल करूँगा जब तुम सानिया से एक्सक्यूज़ करोगे। मोहित उसकी बात पर भड़क उठा। सानिया से किस लिए एक्सक्यूज़ करूँ, जब मैंने उससे, तो ठीक है, मेरे सामने भी ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। कुमैल ने तलखी से कहा था। तुमने एक मामूली सी बात का इतना इशू बना दिया है। तुम्हारे नज़दीक वो लड़की मुझसे ज़्यादा अहम हो गई है। तुम्हें उसकी बात पर एतबार है, मेरी बात पर नहीं। मोहित को भी अब गुस्सा आने लगा था। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने सानिया से
एक्सक्यूज़ नहीं किया तो आज तुम्हारी और मेरी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। मैं उसके बाद तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। उसने अपना फ़ैसला सुना दिया था। मैं किसी भी कीमत पर सानिया से एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा, चाहे तुम दोस्ती ख़त्म कर दो या कुछ और करो। मोहित पर भी ज़िद सवार हो गई थी। कोमैल ने मज़ीद कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला आया। वो वाकई अपने कॉल का पक्का निकला। उसने मोहित के साथ पिछले 15 साल दोस्ती को बेहद आसानी से ख़त्म कर दिया। अशर और वलीद की कोशिशें और मिन्नतें भी बेअसर रहीं। यूनिवर्सिटी में भी सबको जल्दी ही पता लग गया था कि कोमैल ने मोहित के साथ दोस्ती ख़त्म कर दी है। अब मोहित अशर और वलीद के साथ होता और कोमैल अकेला ही होता, और फिर डिपार्टमेंट में जल्द ही ये खबर फैल गई कि उनकी दोस्ती सानिया की वजह से ख़त्म हुई है। सानिया इन चाय मगोइयों से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि सबको ये बात कैसे पता चली है कि कोमैल और मोहित के दरमियान झगड़ा हुआ है, और वो भी उसकी वजह से। उसे मोहित पर शक था कि शायद वही ये सब खबरें देने वाला है, और ना सिर्फ उसे बल्कि कोमैल को भी इसी पर शक था, और इस शक ने नाराज़गी को और बढ़ा दिया। अब वो पहले की तरह सानिया से बात ना करता। अगर सानिया से मुलाकात होती भी तो पहले की तरह तफसीली बात करने की बजाय वो सिर्फ सरसरी अंदाज में हालचाल पूछकर चला जाता। मोबाइल की बीप सुनाई दी थी। उसने नींद में फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। 3 बार हेलो कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे फ़ोन पर नहीं, मोबाइल पर किसी ने कॉल किया है। बीप अभी भी सुनाई दे रही थी। उसने रिसीवर रखकर मोबाइल उठा लिया। आंखें बंद करके उसने बटन प्रेस किया और हेलो कहा था। हेलो कुमैल। 2 लफ्ज़ कहने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया। वो सेकंड के 1000वें हिस्से में उसकी आवाज़ पहचान गया था। वो सानिया थी। उसके जिस्म में करंट दौड़ गया। सारी नींद भग से उड़ गई। हेलो सानिया, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? उसने बेताबी से पूछना शुरू किया, मगर वो रोए जा रही थी। उसकी बेचैनी में इजाफा हुआ। वो मोबाइल लेकर बैठ गया। हाथ बढ़ाकर उसने रिस्ट वॉच उठाई थी। रात का 1 बज रहा था। उसकी बेचैनी में यकबैक इजाफा हुआ। सानिया, यूँ मत रो, मुझे बताओ क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ, रो मत। उसने बच्चों की तरह समझाते हुए कहा। कुमैल, मुझे हॉस्टल का चौकीदार अंदर नहीं जाने दे रहा। सानिया ने हिचकियाँ लेते हुए कहा था, और कुमैल का दिमाग जैसे भग से उड़ गया। तुम कहाँ से बोल रही हो? और वो क्यों अंदर नहीं जाने दे रहा? और तुम बाहर किस लिए आई थी? उसने पेदर सवाल किए। मैं रुताबा के साथ कंसर्ट पर गई थी, उसने सिसकियों में उसे बताया। तुम्हें मना किया था ना मैंने। वो एकदम धाड़ा था। सानिया फूट फूट कर रोने लगी। अब रुताबा कहाँ है? उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कदरे नरम लहजे में पूछा। वो मुझे यहाँ छोड़कर अपने घर चली गई है। उसने कहा था कि वो वार्डन से इजाज़त देकर मुझे साथ ले जा रही है, मगर चौकीदार कह रहा था कि वार्डन ने उसे रुताबा और मेरे जाने के बारे में कोई बात नहीं की। रुताबा ने उसे सिर्फ अपने घर रहने की इजाज़त दी थी, क्योंकि वीकेंड था। अब मैं क्या करूँ? वो फिर से रोने लगी। रुताबा के घर का फ़ोन नंबर या एड्रेस मालूम है? नहीं। तुम इस वक्त कहाँ से बात कर रही हो? हॉस्टल से कुछ फासले पर एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से। कुमैल, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँगी? सानिया, बात सुनो, अब रोना बंद करो। देखो, मैं वहाँ 10-15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तुम परेशान मत होना, और ना ही यहाँ से अब कहीं जाना। मेरी शॉपकीपर से बात करवाओ। सानिया ने रिसीवर शॉपकीपर को पकड़ा दिया। कुमैल कुछ देर उससे बात करता रहा और सानिया की हिफाजत के बारे में ताकीद करता रहा। दुकान का नाम पूछने के बाद उसने फ़ोन सानिया को देने को कहा। देखो, तुम आराम से इसी दुकान में बैठो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। उसने सानिया को तसल्ली देकर मोबाइल बंद करके अपने दोस्त से बात की, जिसके फादर मिनिस्ट्री में थे। कोई बात नहीं, मैं डैडी को जगाकर बात करता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा, उसके दोस्त ने उसका मसला सुनकर कहा था। और फिर उसने मोबाइल बंद करके नाइट शर्ट पहनकर गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाकर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो सीधा अपने भाई और भाभी के कमरे की तरफ गया और दोनों को जगाकर पूरा वाकया सुनाया और भाभी को साथ चलने को कहा। भाई और भाभी की नज़रों में लहराता शक उसको इस वक्त नागवार ना गुजरा। चंद लम्हों की रोकत के बाद भाभी ने साथ चलने को तैयार हो गई, मगर ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। मगर इस वक्त उसको कोई परवाह नहीं थी। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाता वो ठीक 10 मिनट के बाद उस दुकान के सामने था। गाड़ी से निकलकर चंद लम्हों में वो इस दुकान में था जहाँ सानिया मौजूद थी। उसे देखकर उसके बहते आंसुओं में इजाफा हो गया था। कुमैल को उस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, मगर उसने जब्त किया। अब मैं क्या करूँगी कुमैल, अब क्या होगा? उसने कुमैल को देखते हुए ही कहा। कुछ नहीं होगा, मैं अपनी भाभी को लेकर आया हूँ, तुम उनके साथ हॉस्टल चली जाना। अब तक मेरे दोस्त के फादर ने वार्डन को फ़ोन कर दिया होगा। तुम्हें अब अंदर जाने से कोई नहीं रोकेगा, मगर आइंदा अगर मैंने तुम्हें रुताबा के साथ देखा तो मैं उसे और तुम्हें दोनों को शूट कर दूंगा। वार्डन से कहकर कल तक अपना कमरा चेंज कर लो। उसके साथ गाड़ी तक आते हुए वो उसको हदायत देता हुआ आया। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने अपनी भाभी का तारुफ करवाया और फिर गाड़ी हॉस्टल की तरफ बढ़ा दी।
اس کی بھابھی ثانیہ کو لے کر اندر تک گئیں تاکہ کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چوکیدار نے بڑے آرام سے گیٹ کھول دیا اور وارڈن نے ثانیہ سے معذرت کی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ثانیہ کو وہاں چھوڑ کر کمیل کی بھابھی واپس چلی گئیں۔ ہاسٹل پہنچ کر ثانیہ کی جان میں جان آئی تھی۔ اسے اس وقت رودابہ سے بے حد نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کمیل نے کس طرح رودابہ سے دور رہنے کو کہا تھا، لیکن ہر بار اس نے اس کی وارننگ انسنی کر دی۔ رودابہ، تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا، مجھے دھوکہ دیا، آخر تم یہ حقیقت مان کیوں نہیں لیتی؟ رودابہ 2 دن بعد ہاسٹل واپس آئی تھی۔ ثانیہ تب تک اپنے پرانے کمرے میں واپس جا چکی تھی۔ وہ صبح بھی واپس آئی تھی، تب ثانیہ کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر یونیورسٹی میں اس نے ثانیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ثانیہ کے چہرے کے تاثرات نے اسے چونکا دیا تھا اور وہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ پھر ہاسٹل واپس آنے کے بعد ثانیہ خود اس کے کمرے میں گئی تھی اور اس نے رودابہ کو اس کے دھوکے کے بارے میں بتایا تھا، لیکن رودابہ بہت عجیب انداز میں کہہ رہی تھی کہ وہ وارڈن سے بات کرنا بھول گئی تھی۔ ثانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دیتی۔ اس وقت خوبصورت رودابہ کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ رودابہ، میں بے وقوف نہیں ہوں، سب کچھ سمجھتی ہوں، بلکہ سمجھ چکی ہوں۔ تم مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہو، رسوا کرنا چاہتی ہو، یہ تو میں جان چکی ہوں۔ ہاں، بس یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ تم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو۔ میں نے تو برائی نہیں کی، تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پھر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ سٹیو والی بات پر تم نے پوری کلاس کو بتا دی، حالانکہ یہ بات صرف تمہیں، مجھے اور کمیل کو معلوم تھی، پھر سارے ڈپارٹمنٹ کو کیسے پتہ چلا؟ اور میرا خیال ہے کہ کمیل اور موہت کے جھگڑے کی خبریں پھیلانے والی بھی تم ہی تھی۔ آخر تم یہ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ میری رسوائی سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ کمیل کے ساتھ اگر میں نے تمہیں رسوا کیا تو تمہارا کیا نقصان ہوا؟ تمہیں تو فائدہ ہی ہوا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ثانیہ نے حیران ہو کر رودابہ کی شکل دیکھی۔ اس کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا فائدہ ہوا میرا؟ اس نے پوچھا تھا۔ بس اب زیادہ معصوم مت بنو، تم جانتی ہو کیا فائدہ ہوا، اب میرے منہ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ رودابہ کا لہجہ زہریلا تھا۔ اس نے رودابہ کا یہ انداز پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ کچھ سن سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہیں، تم بتاؤ کیا فائدہ ہوا، اپنی بات مکمل کرو۔ کمیل نے کل تمہاری وجہ سے اپنی منگنی توڑ دی ہے۔ رودابہ کی بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کمیل کی منگنی ہو چکی ہے۔ اب یہ اطلاع نہیں تھی کہ منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ میری وجہ سے؟ تم نے کہا میری وجہ سے؟ اس نے کھوکھلی آواز میں اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری وجہ سے ثانیہ مراد، تمہاری ہی وجہ سے، اور اب جلد ہی وہ تمہیں پرپوز کرے گا، آئے گا اور کہے گا ثانیہ مراد کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ کیا آپ میری خزاں جیسی زندگی میں بہار بن کر آنا پسند کریں گی؟ رودابہ نے تمسخر بھرے انداز میں کہا۔ ثانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ رودابہ، ایسی باتیں مت کرو، ایسا مت کہو، اس نے بے بسی سے کہا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پہلے پرپوز کر چکا ہو اور تم دونوں یہی پلاننگ کر رہے ہو سکتا ہے نا؟ رودابہ نے اپنی بات جاری رکھی اور وہ چلا اٹھی۔ تم غلط سوچ رہی ہو، ہم میں ایسا کوئی رشتہ نہیں، ایسا کوئی تعلق نہیں۔ اسے رودابہ کی آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ کوئی رشتہ نہیں ہے، اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے، پھر بھی وہ تمہیں برانڈ نیو شو اٹھا کر دے دیتا ہے۔ کوئی رشتہ نہیں ہے، پھر بھی وہ تمہیں ہاسٹل میں کمرہ لے دیتا ہے۔ وہ جو کسی کو اپنی کتاب کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا، تمہیں اپنے پورے نوٹس فوٹو اسٹیٹ کروا کر دیتا ہے۔ کوئی رشتہ نہیں، پھر بھی تمہاری وجہ سے اپنے بچپن کی دوستی توڑ دیتا ہے۔ کوئی رشتہ نہیں، پھر بھی تمہاری وجہ سے مجھ سے لڑتا ہے۔ پوری یونیورسٹی میں اگر کسی سے بات کرتا ہے تو وہ تم ہو، کسی کی بات سنتا ہے تو وہ تم ہو۔ کوئی رشتہ نہیں، پھر بھی منگنی توڑ دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ثانیہ مراد، جب وہ تمہیں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں اور اس کی آنکھوں کی چمک مجھے اندھا کر دیتی ہے۔ میں پچھلے 6 سال سے اس کے پیچھے کیسے خوار ہو رہی ہوں، تمہیں آج بتا رہی ہوں۔ رودابہ سب کچھ جیسے کسی بھنور میں آ گیا تھا۔ وہ رودابہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس پر نمی نظر آ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے روتے دیکھا تھا۔ کون سا ایسا مرد ہے جس کی توجہ حاصل کرنا چاہوں اور حاصل نہ کر پاؤں، جس سے بات کروں وہ چپ رہے، جس کو دیکھو وہ مجھے نظر انداز کرے، کسی کے راستے میں کھڑی ہو جاؤں تو وہ گزر جائے، اور وہ کمیل حیدر یہی کرتا ہے۔ اسے میں نظر نہیں آتی، مجھے اس کے قرب کی خواہش نہیں ہے، میں اس سے شادی بھی کرنا نہیں چاہتی، مجھے اس سے محبت بھی نہیں چاہیے، میں تو بس صرف وہ نظر چاہتی ہوں جس سے وہ تمہیں دیکھتا ہے، صرف ایک بار اس کے لہجے میں وہی نرمی چاہتی ہوں جو تم سے بات کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ وہ بلک رہی تھی، وہ کسی بت کی طرح دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک بار وہ اپنی کوئی چیز مجھے دے، مانگنے پر جیسے وہ تمہیں دیتا ہے، صرف ایک دفعہ میری بات اس طرح سن لے جیسے تمہاری سنتا ہے، صرف ایک بار مجھے یوں روکے جیسے تمہیں روکتا ہے۔ ثانیہ، وہ اگر مجھے ایک خنجر دے اور کہے کہ اپنی گردن کاٹ لو تو میں وہ بھی کر لوں۔ اب وہ فرش پر بیٹھی سر ہاتھوں میں تھامے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ثانیہ خالی ذہن کے عالم میں بلیک جینز اور وائٹ سویٹر میں اس 21ویں صدی کی سونی کو دیکھ رہی تھی۔
मेरी खूबसूरती, मेरे बाप की सारी दौलत, मेरी सारी मोहब्बत, सारा इश्क मुझे सिर्फ एक शख्स कुमैल हैदर नहीं दिला सकती। मैंने तुमसे सिर्फ दोस्ती इसलिए की थी कि मैं देखूं कि तुम में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझ में नहीं है, जो चीज़ कुमैल को तुम्हारी तरफ राग़िब करती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तुम आम थी, तुम बहुत आम थी। मैंने सोचा तुम्हें अपने जैसा कर दूं तो शायद उसकी तवज्जो तुमसे हट जाए, शायद तुम उसके दिल से उतर जाओ, मगर कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें पता है उसकी मंगनी मेरी कज़न से हुई थी। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, मगर तुम्हारी वजह से उसने मारिया को छोड़ दिया। मुझे खुश होना चाहिए कि उसने मारिया को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे मारिया से मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ पसंदगी थी। इश्क तो उसे तुमसे है, और मैं चाहती हूँ कि सानिया तुम उसको ना मिलो, ताकि उसको पता चले जब मोहब्बत करते हैं फिर कोई उसको ना मिले तो दिल पर क्या गुजरती है, वो किस तरह तड़पते हैं। मुझे तुमसे नफ़रत नहीं है सानिया, मगर फिर भी मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूं या फिर कुछ ऐसा करूं कि वो तुमसे इतनी नफ़रत करे जैसे मुझसे करता है। फिर वो चाहे मारिया से शादी करे या किसी और से, मुझे इसकी परवाह नहीं, बस तुमसे शादी ना करे। रुदावा, मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, ना मुझे उससे शादी करनी है। मुझे कुछ पता नहीं वो अपने दिल में मेरे लिए क्या सोचता है, मगर मैं उसके लिए कुछ नहीं सोचती हूँ। मेरी मंगनी हो चुकी है। मैंने तो कभी कुमैल को, वो अपनी बात मुकम्मल किए बगैर मुंह पर हाथ रखकर बाहर चली गई। हर मर्द बाहर से कितना ही कल्चर्ड और महजब नज़र आता हो, वो अंदर से उतना ही मकरूह और भयानक होता है। इतना कहकर उसके मुंह पर थूकने को दिल चाहे। जितना दिन पहले ही उसने ये कहावत पढ़ी थी और ये कहकर सफ़ा पलट दिया था कि अपने कमरे की तरफ आते हुए उसका दिल चाह रहा था वो भी रुदाबा की तरह बुलंद आवाज़ में रोए। उसको हमेशा ये गुमान रहता था कि वो बड़ी आसानी से लोगों को परख सकती है, और ये वाकई गुमान ही सब्त हुआ। वो कुमैल हैदर को परख ना पाई। आखिर मैंने क्यों नहीं सोचा कि वो मुझे इतनी गैर मामूली तवज्जो क्यों दे रहा है, क्यों उसे चीज़ें थमा देता है, क्यों उसकी इतनी परवाह करता है। जब रुदाबा ये सब सोच सकती है तो मैंने क्यों नहीं सोचा। किसी रिश्ते के बगैर वो ऐसा क्यों करता रहा, मैंने तब भी नहीं सोचा। जब उसके और मेरे बारे में बातें होने लगीं, मैं इतनी बेवकूफ़ तो कभी भी नहीं थी। फिर क्यों, आखिर क्यों? उसका दिमाग पिछले महीनों की फिल्म चला रहा था और धुंधले आईने साफ हो रहे थे। तुम मेरे सामने से चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। दूसरे दिन उसने कुमैल को फ़ोन करके हॉस्टल बुलवाया और विजिटिंग रूम में उसको बिठाकर अपने कमरे में आ गई थी और तमाम चीज़ें भी उठा लाई थी जो कुमैल उसको देता रहा था। उसने वो तमाम चीज़ें उसके सामने लाकर फेंक दी। कुमैल हक्का बक्का रह गया। सानिया, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी आंखें खुल गई हैं, हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई है और इस वक्त मुझे तुमसे बहुत नफ़रत महसूस हो रही है। अब तुम बस यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे दोबारा कभी मिलना नहीं चाहती। मैंने आखिर किया क्या है? तुमको हुआ क्या है? मेरा दिमाग ख़राब था, अब ठीक हो गया है। तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से मुझे दुनिया कितनी बुरी लगने लगी है। सानिया, तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी हो गई है। मैं सानिया ने उसकी बात काट दी। गलत फहमी तो मुझे हो गई थी, अब हर गलत फहमी दूर हो गई है। तुम मुझसे फ्लर्ट करना चाहते थे, तुमने मुझे। सानिया, तुम पागल हो, वो चिल्ला उठा था। तुमसे किसने ये बकवास की? रुदाबा ने, है ना? रुदाबा ने? नहीं नहीं नहीं, मारिया ने। जानते हो ना उसे, तुम्हारी मंगेतर थी और तुमने उससे मंगनी मेरी वजह से तोड़ दी। तुम। कुमैल बेयकीनी से उसका चेहरा देख रहा था। मारिया तुम्हारे पास आई थी? हाँ, उसने बहुत सफाई से झूठ बोला। कुमैल का मुंह लाल हो गया, मगर वो खामोश रहा। मैं तुम्हें क्या समझती रही और तुम क्या हो? तुमने मुझे क्या समझा, किस तरह मुझे? सानिया, तुम चुप हो जाओ, जो तुम सोच रही हो वो गलत है। मैं तुमसे फ्लर्ट का सोच भी नहीं सकता। मैं। सानिया ने तेज़ी से उसकी बात काट दी। ठीक है, मैं गलत हूँ, तो तुम बताओ क्या रिश्ता है हमारा? किस लिए ये नवाजिशात करते हो मुझ पर? क्यों तुमने मुझे? वो बात अधूरी छोड़कर रोने लगी। कुमैल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर वो तेज़ी से बाहर निकल गया। एयर होस्टेस उसको उसकी सीट पर छोड़कर चली गई। उसने अपना सफरी बैग ऊपर रख दिया और सीट पर बैठ गई। मधिया साथ वाली सीट पर विराजमान हो चुकी थी। मम्मी, हम पापा के पास कब जाएंगे? घर से यहाँ तक मधिया ने 20वीं बार ये ही सवाल दोहराया था। बेटा, बहुत जल्द। उसने भी 20वीं बार वही जवाब दोहराया। अपनी सीट पर बैठकर उसने अपनी सीट बेल्ट बांधना शुरू कर दी। अपनी हिफाजती बेल्ट बांधने के बाद उसने मधिया की बांधी। जहाज़ में मुसाफिर अपनी सीटों और सामान को रखने में मसरूफ़ थे। जहाज़ की अक्सर सीटें खाली थीं, उसके साथ वाली सीट भी खाली थी। कुछ देर बाद स्पीकर पर ऐलान हुआ कि अपनी बेल्ट्स बांध लें, और फिर चंद मिनट बाद जहाज़ टेक ऑफ कर गया था। वो इस वक्त मधिया की बेल्ट खोल रही थी जब आहट पर उसने सर उठाया। एक बहुत खूबसूरत स्मार्ट सी औरत पास खड़ी थी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से आ रही था। हेलो सानिया मुराद।
बहुत नरम लहजे में उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। सानिया कुछ हैरान थी। हाथ मलते हुए वो उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे नहीं जानती और ना ही हम पहले कभी एक दूसरे से मिले हैं। वो औरत उसकी परेशानी भांपते हुए बोली। सानिया काफ़ी हैरान हुई। मैं एयर होस्टेस से पूछ चुकी हूँ, ये सीट खाली है। उसने मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त दे दी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछ लेती हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? सानिया काफ़ी हैरान थी। जी ज़रूर बैठें, थैंक यू। ये तुम्हारी बेटी है? उसने मधिया के गाल को चूमते हुए कहा। हाँ। सानिया अब बेचैन हो रही थी। आप कौन हैं और मुझे कैसे जानती हैं? उसने पूछ ही लिया। वो औरत जो जवाब में उसका चेहरा देखने लगी, यूं जैसे उसने पहली बार उसे देखा हो। फिर उसने थके अंदाज में सीट की पोस्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। तुम्हें नहीं जानूंगी तो किसे जानूंगी? तुम्हारी वजह से 8 साल पहले मैंने सब खो दिया था। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? वो आंखें बंद करके बुड़बड़ाई। सानिया उलझ गई थी। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम मारिया जहांगीर है, डॉक्टर मारिया जहांगीर। मगर तुम मुझे नहीं जानती। मैंने तुम्हें बताया है ना कि हम दोनों पहले कभी नहीं मिली। उसने एक बार आंखें खोल दी और उसकी तरफ देखे बगैर बोली। फिर आप मुझे कैसे जानती हैं? तुम्हारी तस्वीर देखी थी एक बार किसी के पास, तब से अब तक दिमाग पर तुम्हारा चेहरा नक्श है। तुम तो आज भी वैसी हो जैसी 8 साल पहले थी, बदली नहीं। और अगर बदल जाती तो भी तुम्हें पहचान लेती। तुम्हें एयरपोर्ट पर सामान चेक करवाते हुए देखा था। मैं इस वक्त तुम्हारे पास ही थी। मेरी सीट बिजनेस क्लास में थी, मगर मैं एयर होस्टेस से कहकर इकॉनमी क्लास में आई हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत बातें करनी हैं। मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है। सानिया को उसकी बातों से उलझन हो रही थी। वो अब उसके चेहरे पर नज़रें मरकूज किए हुए थी। कुमैल को जानती हो? सैयद कुमैल हैदर को। सानिया को लगा उसके नज़दीक बॉम्ब फट गया हो। वो रुके हुए सांस के साथ उस औरत को देखती रही। उसे अब याद आ गया कि ये मारिया कौन है। 8 साल बाद जख्म फिर से हरे हो गए थे। उस दिन कुमैल के जाने के बाद वो वापस सरगोदा चली गई थी और फिर दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं आई। उसने तालीम छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई थी। हर बार अपने वालिद के सवालों का एक ही जवाब देती कि अब मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई में, मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। मुराद अली अपना सर पीट कर रह जाते। उसने उनके सारे ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया था। वो बेहद नाराज़ और अफसरदा थे, मगर उन्होंने सानिया को मजबूर नहीं किया था। सानिया की मंगनी बीए के दौरान उसकी फुफ्फो के बेटे असद से हो गई थी और वो कुवैत में काम करता था। तालीम छोड़ने के 6 माह बाद उसकी शादी हुई और वो पाकिस्तान छोड़कर जाते हुए बहुत खुश थी। वो खौफ जो 6 माह तक उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए था, वो अब ख़त्म हो गया था। अब कोई रुदाबा, कोई कुमैल, कोई उसके सामने नहीं होंगे। लोगों पर से उसका एतबार यकदम ख़त्म हो गया था। हर मर्द के चेहरे में उसे कुमैल नज़र आता था और हर लड़की रुदाबा लगती थी। हर शख्स उसे खुद पर हंसता नज़र आता। फिर सब कुछ बहुत नॉर्मल हो गया। वो असद के साथ बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी। हर साल वो पाकिस्तान आती थी। इस बार भी वो 15 दिन गुजार कर वापस जा रही थी। और जब मारिया जहांगीर उसके सामने आ गई थी। जानती हो ना कुमैल हैदर को? वो दोबारा पूछ रही थी। सानिया का दिल चाह रहा था कि वो जहाज़ की खिड़की से बाहर छलांग लगा दे। मैं कुमैल की मुंगेतर थी किसी ज़माने में, मारिया ने कहा था। सानिया ने यकटक उसकी तरफ देखा। हम बहुत मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। तुम्हें देखा तो दिल चाहा सब कुछ दोहराने को, उसके बारे में बात करने को। वो एक बार फिर सीट की पुश से टेक लगा चुकी थी। पता नहीं हम दोनों में से किसने एक दूसरे से ज़्यादा मोहब्बत की, शायद उसने या मैंने। शायद मैंने। हमेशा औरत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है ना सानिया? वो एक बार फिर सानिया की राय मांग रही थी। सानिया गूंगी हो चुकी थी। उसके हल्क से आवाज़ नहीं निकल रही थी। हाँ, मेरा ख्याल है मैंने ही ज़्यादा की थी, जो अब भी करती हूँ। मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क कहो। हम दोनों को लगता था कि एक दूसरे के वजूद के बगैर अधूरे हैं। उसने मुझे पहली बार एक पार्टी में देखा था, फिर वो किसी दोस्त के तवस से मुझसे मिला। तब मैं मेडिकल के 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। पता नहीं क्या हुआ, मगर उसमें कोई ऐसी बात थी कि जिसने मुझे महसूर कर दिया और हम अक्सर मिलते रहे। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। सानिया आंखें झिपकाए बगैर मारिया का चेहरा देखती रही, जो अपनी दास्तां उसको सुना रही थी किसी अजीज़ दोस्त की तरह। हमारी मंगनी हुई तब उसका एमए में एडमिशन हुआ था। हम दोनों की कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत सी बातें हम बगैर कहे समझ जाते थे। मुझे लगता था कुमैल हैदर के सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अगर ये ना मिला तो दुनिया ही नहीं मिलेगी। मुझे कोई ख़दशा नहीं था। वो मुझे क्यों ना मिलता? दोनों ख़ानदानों की मुकम्मल रजामंदी से रिश्ता तय हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, तो मुझे कोई ख़दशा क्यों होता? तब हम अपनी शादी प्लान कर रहे थे जब हमारे दरमियान तुम आ गई।
सानिया मुराद तुम आ गई। पता नहीं सानिया को मारिया का चेहरा इतना तारीफ क्यों लगा था। उसका जी कर रहा था कि उससे माफ़ी मांग ले। नहीं सानिया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दे रही। तुम्हारी गलती नहीं है। बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि किसी को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। औरत किसी मर्द को भला कैसे समझ सकती है, और कुमैल जैसे मर्द को। मैंने भी वो अरसा इसी खुश फहमी में गुजारा था कि मैं कुमैल को खूब समझती हूँ, मगर ऐसा नहीं था, और मुझे इस खुश फहमी ने ही डुबो दिया। मुझे तुम्हारे बारे में रुदाबा ने बताया, फिर कुमैल के भाई भाभी ने। जब एक दिन रुदाबा तुम्हें वार्डन से इजाज़त लिए बगैर ले गई थी, मुझे पहले तो इस कहानी पर यकीन नहीं आया। मैं कुमैल पर बहुत इत्तमाद करती थी, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि कुमैल तुमसे कतई ताल्लुक़ कर ले, ख़ास तौर पर मोहित वाले वाक़ये के बाद। वो मोहित से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन एक मामूली सी बात पर तुम्हारी वजह से उसने मोहित को छोड़ दिया था। तब मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी। मुझे तुमसे बहुत खौफ और नफ़रत महसूस हो रही थी। फिर वो रुदाबा वाला सिलसिला हुआ। मैंने तब कुमैल से बात करने का सोच लिया था। मैंने उससे कहा वो तुम्हें छोड़ दे या मुझे, और उसने उसने मुझे छोड़ दिया। तब मेरा दिल किया कि तुम्हें और कुमैल को शूट कर दूं। मैंने धोखा खाया था, वो भी उस इंसान से जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा एतबार था। मुझे लगा कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है, शायद सब कुछ ठीक हो जाता, हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाता। कुछ दिनों बाद हमारी सुलह भी हो गई। फिर तुमने वो झूठ बोला, याद है तुम्हें सानिया? तुमने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे पास आकर कहा है कि कुमैल तुमसे फ्लर्ट कर रहा है। वो याद ना भी दिलाती तो सानिया को सब याद था। वो खामोशी से देखती रही। उसने एक बार फिर बोलना शुरू किया। कुमैल उसके बाद सिर्फ एक बार मेरे पास आया, मेरे झूठ पर मुझे मुलामत करने। उसने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया। मैंने उसे कहा कि मुझे सानिया के पास ले जाओ और फिर तुमसे पूछो कि क्या मैं तुम्हारे पास आई थी, क्या मैंने ऐसी बात कही थी। मगर तब तक तुम कुछ कहे बताए बगैर यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़कर चली गई थी। मैंने तुम्हारे आने का बहुत इंतज़ार किया, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी गवाही ही उसके दिल पर जमी बदगुमानी की धुंध ख़त्म कर सकती थी, मगर तुम नहीं आई। पता नहीं सानिया, तुम्हारी बात में ऐसा क्या असर था कि कुमैल को फिर मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वो जानता था कि मैं झूठ नहीं बोलती थी, फिर भी वो यही कहता रहा कि जो कुछ सानिया ने कहा वो ठीक है, जो तुम कह रही हो वो झूठ है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर पता नहीं उसके दिल में मेरे बारे में कौन सी बदगुमानी आ गई थी। फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे इस इंसान से कोई वास्ता नहीं रखना। मुझे लगता है उसे मोहब्बत मुझसे नहीं तुमसे हुई थी। मैं तो पता नहीं क्या थी, रास्ते की गर्द या पत्थर। उसने ठोकर मारी और मैं रास्ते से हट गई। मारिया खामोश हो गई और फिर से सीट की पोस्ट से टेक लगा ली। सानिया का मलाल बढ़ता जा रहा था। मारिया, आप यकीन करें, मेरे और कुमैल के दरमियान कुछ नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बारे में क्या सोचने लगा था। मैंने कभी उसके बारे में गलत जज्बात दिल में नहीं रखे। फिर भी मैं आपसे एक्सक्यूज़ करती हूँ, सब मेरी गलती थी जिसकी सज़ा आपको। मारिया आंखें खोलकर मुस्कुराई और नरमी से सानिया के कंधे पर हाथ रख दिया। नहीं, मुझे तुम्हारी गलती की सज़ा नहीं मिली। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था और ना ही मेरे दिल में तुम्हारी तरफ से कुछ है। मुझे तो बस अपनी बदगुमानियों की सज़ा मिली है। बहुत दावे थे मुझे कुमैल हैदर को समझने के, बस इसी खुशफहमी ने मुझे मरवाया। मारिया, मैं आप दोनों में अपनी वजह से पैदा होने वाली गलत फहमी को दूर कर सकती हूँ। मैं कुमैल से मिलकर सब कुछ क्लियर कर दूँगी, फिर आप दोनों शादी कर सकते हैं। फिर तो सब ठीक हो जाएगा ना। सानिया को पता नहीं क्या सूझा था, वो एकदम बेचैन होकर बोली थी। मारिया उसका चेहरा देखती रही और फिर थकी हुई आवाज़ में बोली, अब ये नहीं हो सकता सानिया। कुमैल की शादी को 7 साल हो गए हैं और वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश है, और मैं भी शादी कर चुकी हूँ, मेरा भी एक बेटा है। मारिया, क्या आप खुश नहीं? सानिया ने पूछा था। शायद खुश होती अगर इस बार कुमैल से ना मिली होती। सानिया, मैं आखिरी बार पाकिस्तान आई हूँ, अब मुझे दोबारा पाकिस्तान नहीं आना। मैं दोबारा तुम्हारा और कुमैल का सामना नहीं करना चाहती। सानिया ने सर झुका लिया था। मारिया की खुद गुलामी जारी थी। 8 साल पहले मंगनी तोड़ते वक्त मैंने उससे बार बार पूछा, कुमैल, मुझे बताओ तुम्हारा सानिया से क्या रिश्ता है, किस हवाले से तुम उस पर इतनी तवज्जो देते हो। वो हर बार चुप रहता था, वो हर बार भड़क उठता था। उसकी खामोशी, उसका गुस्सा मुझे इस बात का यकीन दिला रहा था कि उसको तुमसे मोहब्बत है, मगर वो तब इस बात का एतराफ़ नहीं करता था। मगर 8 साल बाद पिछले हफ्ते उसने इस बात पर एतराफ़ कर लिया। मैंने उससे कहा, कुमैल, अब तो बता दो तुम्हारा सानिया से क्या रिश्ता था, अब तो कह दो तुम उससे मोहब्बत करते थे। तब उसने कहा, हाँ मारिया, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक छोटी बहन की हैसियत से। सानिया को लगा था कि उसको पहाड़ की चोटी से धकेल दिया हो। बहन की हैसियत से?
مجھے اس کی بات سن کر ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی خنجر میرے سینے میں اتار دیا ہو۔ میں نے اس سے کہا اگر تم اس کو بہن سمجھتے ہو تو تب تم نے یہ کیوں نہ کہا؟ جب میں تمہیں اتنی بار پوچھتی رہی تو تم نے کہا کیوں نہیں کہ بہن سمجھتے؟ وہ ایک بار پھر میری بات پر بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا میں کیوں کہتا کہ میں اس کو بہن سمجھتا ہوں؟ رشتے کوئی ٹیگ نہیں ہوتے جن کو بندہ گلے میں ڈال کر گھومے۔ یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے اور یہ ماں ہے۔ کیا کہے بغیر میں کسی کو بہن نہیں سمجھ سکتا؟ تمہیں تو مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ تم بھی لوگوں کی طرح مجھ سے وضاحتیں مانگتی رہی۔ ثانیہ کون ہے؟ تمہارا کیا رشتہ؟ تم بھی یہی سوال کرنے لگی۔ تم تو دعویٰ کرتی تھی کہ مجھے بہت بہتر سمجھتی ہو۔ پھر میں نے کبھی کسی سے محبت کا اعتراف کیا تھا تو وہ تم تھی۔ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، لیکن تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ میں کمیل کسی اور سے محبت کر سکتا ہے۔ میں کوئی ایسا آدمی تھا جو ہر دوسری لڑکی کو اپنی محبت کا یقین دلاتا پھرتا؟ اتنا شک کیوں کیا؟ اتنی بے اعتباری کیوں تھی تمہیں مجھ پر؟ وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ ثانیہ، میرا دل چاہا کہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو لوں اور کہوں کہ شک عورت کی سرشت میں ہے، اس لیے میں نے شک کیا تھا۔ ثانیہ، تم نے مجھے پوچھا کیا میں خوش ہوں؟ میں پہلے خوش تھی یہ سوچ کر کہ میں نے اس آدمی کو چھوڑا جو کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میں صرف اس شخص کی بیوی ہوں جو صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اب میں صبر کیسے کروں یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے اپنی حماقت کی وجہ سے اس آدمی کو چھوڑ دیا جو آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اب ساری عمر جہانگیر کے چہرے میں کمیل کو تلاش کروں گی۔ میں خوش کیسے رہوں گی؟ وہ بیگ سے ٹیشو نکال کر آنسو خشک کرنے لگی اور ثانیہ خالی ذہن سے ماریہ کو دیکھتی رہی۔ کمیل حیدر، رودابہ نواز، ماریہ جہانگیر، ثانیہ مراد علی، سب نام اس کے ذہن میں رقص کر رہے تھے۔ اس نے 8 سال پہلے رودابہ نواز کو اس کے لیے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے دیکھا تھا۔ اس نے آج ماریہ جہانگیر کو بھی اس کے لیے بلکتے ہوئے دیکھا تھا، اور ایک وہ تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ وہ کمیل کو سمجھتی ہے جس کو وہ جانتی ہے، مگر آج اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آج رودابہ کی طرح سر پر ہاتھ رکھ کر روئے۔ مرد سمجھ میں کہاں آتا ہے، مرد سمجھ میں ہی نہیں آتا، چاہے وہ رودابہ نواز جیسی زیرک لڑکی ہو یا ماریہ جہانگیر جیسی بہت پڑھی لکھی لڑکی ہو یا ثانیہ جیسی سادہ اور سیدھی سی لڑکی۔ ہر ایک کو گمان ہوتا ہے، کچھ لمحوں کا گمان اور زندگی بھر کا نقصان۔ اور اب ماریہ جہانگیر کس کس کو روتے ہوئے اپنی داستان سناتی پھرے گی، اور میں کس کس کو کہوں گی کہ میں لوگوں کا، خاص طور پر مردوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ جب میں یہ کہوں گی تو مجھے کمیل یاد آئے گا، اور پھر مجھے سب یاد آ جائے گا، اپنی حماقت جس نے اتنی زندگیاں برباد کی، یا اپنی سمجھداری جو مجھے اب کہیں چین لینے نہیں دے گی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر میری زندگی میں کوئی کمیل حیدر نہ آتا، یا میں کبھی اس سے مدد نہ مانگتی، یا پھر وہ اسی طرح انکار کر دیتا جیسا سب کو کرتا تھا۔ وہ مجھے ایک بار بتا دیتا کہ وہ مجھے کیا سمجھتا ہے، یا ماریہ اس کو کبھی نہ ملتی۔ وہ سوچ رہی تھی اور اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ ماریہ کی سسکیاں ثانیہ کی سماعتوں میں گونج رہی تھیں، اور ثانیہ ایک بار پھر کمیل حیدر کو ملنا چاہتی تھی۔